हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में तुम सभी लोगों को रिबॉर्न ऑन द डेमोनिक और बैटलफील्ड के फर्स्ट 11 चैप्टर्स मिल जाएंगे। और जिस किसी ने इसके फर्स्ट 8 चैप्टर्स देख रखे हैं तो वो कमेंट बॉक्स में टाइमलाइन तक स्किप करके इसके आगे के चैप्टर्स एंजॉय कर सकता है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और हो सके तो कुछ 2-3 कमेंट्स का स्पैम भी कर देना, और अगेन वीडियो को लाइक जरूर करना। कहानी की शुरुआत में हमें काफी दर्दनाक सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि एक पर्सन काफी सारे लोगों को मारने के बाद खून से लथपथ उनकी लाशों के दरमियान खड़ा होता है। और इसी के साथ मैं तुम सभी लोगों को बताता चलूं कि ये खून खराबा करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारी कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट ही है, जिसने इस वक्त अपनी ही पूरी की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया होता है। जिसे यूं इस तरह अपनी ही फैमिली को खत्म करता हुआ देखकर सियोन क्लैन का होसन कहने लगता है, काफी ज्यादा शर्म की बात है कि सियोन क्लैन का हेड सिर्फ और सिर्फ ड्यांगचैन टेक्निक को ही इस्तेमाल कर सकता है। क्या तुम उस 13 सोर्ड ऑफ सियोन आर्ट को भूल चुके हो? मुझे अच्छे तरीके से याद है कि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सिखाई गई थी। बस देखकर तुमने अपनी ही फैमिली को काफी आसानी से खत्म कर दिया। बस इस बच्चे के बारे में क्या ख्याल है? और इसी के साथ हम देखते हैं कि अपने सामने वाले पर्सन को देखते हुए हमारा एमसी काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसी की छोटी बहन सियोन यूनहा आ चुकी होती है। और फोर्सन उसे कह रहा था, अब मजा आएगा ना? तो क्या अब तो इस लड़की को भी मार सकता है? जिसके बाद हमारा एमसी मरे हुए लोगों की सोल को देखते हुए जो कि उसके पीछे ही खड़े होते हैं काफी ज्यादा मायूस होकर कहने लगता है, मुझे माफ कर दें कैप्टन, एट द एंड मैं बिल्कुल भी आप जैसा नहीं बन सका। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि जिनके कंधे पर कोई हाथ रखते हुए कहने लगता है, अबे तो दोबारा से क्यों रो रहा है? मैंने तुझे 1000 बार बताया है कि जो कुछ भी तू करता है वो हमेशा से बेस्ट होता है। जिस काम का आउटकम जो भी निकले हमेशा से तू उसका जिम्मेदार नहीं होता, तो इसलिए सीना चौड़ा करके रखो। जिस चीज को सुनते हुए जिन अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि कैप्टन ने एक बार मुझे कहा था कि जब तक मैं हार नहीं मानता तब तक मैं पूरी तरह से नहीं हार सकता, तो इसलिए मैं आखिर तक फाइट करूंगा, क्योंकि अगर मैं इन लोगों के हाथों जिंदा पकड़ा गया तो मैं भी डुडांग का एक पपेट बन जाऊंगा, जिसके बाद मैं ये सब कुछ जो कि मेरे साथ हुआ और आपके साथ हुआ वो मैं किसी और के साथ कर रहा हूँ। अपने मन में ऐसे कुछ सोचते हुए जिन अपने आप को ही खत्म करने के बारे में सोच लेता है, और जिनको अपने आप की ही तरफ सोड़ता हुआ देखकर फोर्सन काफी तरह हैरान होकर कह रहा था, तू क्या करने के बारे में सोच रहा है? तो हम देखते हैं कि जिन उसकी तरफ देखते हुए एक स्माइल के साथ कहने लगा, तू पहले भी मुझे मार सकता था लेकिन तूने मुझे नहीं मारा, क्योंकि तुम लोग मेरे कोप्स को यूज नहीं कर सकते, और मैं मरने के बाद भी तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। और ये कहते हुए जिन अपने आप के अंदर ही छुरा घोंप लेता है, और अपने आखिरी समय में जिन अपने मन ही मन में सोच रहा था, अगर मुझे पता होता कि मैं आखिर में इस तरह मरने वाला हूँ तो मैं कभी भी अपने भाइयों से लड़ने में पीछे नहीं हटता, और कभी भी अपने टैलेंट को इस तरह बेकार नहीं होने देता। और ये सब कुछ कहते हुए हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का खेल खत्म हो जाता है। सो यही थी आज की वीडियो। नहीं अभी वीडियो खत्म नहीं हुई। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक बंदा काफी ज्यादा गालियां देते हुए किसी को कुछ बोलने को कह रहा था, और वो बंदा ये सब कुछ एक मोटे से इंसान को कह रहा था, जो कि अपने इर्द-गिर्द देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है, ये मैं कहाँ पे आ गया? फादर, मैंने तुम्हें 10 साल से नहीं देखा था, लेकिन अचानक से ये मैं कहाँ पर आ चुका हूँ? और इसी के साथ हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है जो कि सियोन क्लैन का पैट्रियार्क है, और ये मोटा बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना जिन ही है, जो कि अपने पास में रिग्रेस हो चुका है। और अभी जिन ये सब कुछ प्रोसेस ही कर रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसके फादर कहने लगे, तुम्हारी साइलेंस का मतलब है कि तुमने ही डार्क क्लैन के 3rd यंग मास्टर को मारा था। और फिर दोबारा से जिनसे सवाल करते हुए पूछने लगते हैं कि क्या तुमने ही अपने ब्रदर इन लॉ का कत्ल किया है? लेकिन अपने फादर की इन बातों को सुनते हुए जिन अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होकर इसी चीज को प्रोसेस करने में लगा हुआ था कि वो इस वक्त कहाँ पर आ चुका है। क्या ब्रदर इन लॉ? और मैंने डॉन हासन को कब मारा? वो तो मेरा एक लौता दोस्त था जो कि कुछ साल पहले मारा गया था। उस वक्त मैंने काफी ज्यादा पी हुई थी, तो इसी वजह से मुझे उस वक्त का कुछ नहीं याद। जिन सभी चीजों को याद करने के बाद उसे समझने में देर नहीं लगती कि वो अपने पास में वापस आ चुका है, और फिर अपने फादर को जवाब देते हुए कहने लगा, मुझे नहीं याद। और जिनके इस सवाल को सुनकर उसके फादर काफी ज्यादा गुस्सा होकर कह रहे थे, अबे पागल, क्या तू सिर्फ यही कहना चाहता है? अब मैं डैन पैट्रियार्क को क्या से मुंह दिखाऊंगा? क्या मैं तुझे मारकर तेरा कोर्प्स उसके पास भेज दूं? और इसी के साथ हमें जिनके तीनों भाइयों को दिखाया जाता है जो कि जिनकी इस हालत को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, जिनमें राइट वाला सियोन क्लैन का एल्डेस्ट सन सियोंग है, और मिडिल वाला सियोंग ह्यूक है, और राइट वाला फोर्थ सन सियोंग जी है। जिन भाइयों को अगर साम कहा जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि सेकंड ब्रदर कहने लगता है, नहीं इसे वहाँ पर जिंदा ही भेजना चाहिए, लेकिन क्रिपल करके। जिस पर फर्स्ट ब्रदर कहने लगता है कि अगर हम इसे ऐसे ही भेज देंगे तो वो उसे वैसे ही मार देंगे। और इसी के साथ फोर्थ वन भी अपनी सलाह देते हुए कहता है कि क्यों ना हम अपने 3rd ब्रदर को फ्रंट लाइन पर भेज दें, क्योंकि वैसे भी अल्लाह से
रिक्वेस्ट की थी कि एक डायरेक्ट ब्लड लाइन के बंदे को वहाँ पर भेजा जाए, तो इसलिए इसे मारने के बजाय हमें वहाँ पर भेज देना चाहिए। और पोर्टवन की सलाह को सुनते हुए पैट्रियार्क भी काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे। अपने इंसान बोझ जैसे भाइयों की बातों को सुनने के बाद जिन अपने मन ही मन में कहने लगता है, अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। ये सब कुछ करके ये वहाँ से जाने को बच रहे हैं। और फिर इसी के साथ हमें डिमोनिक फ्रंट के बारे में बताते हुए कहने लगता है कि ये वो जगह है जहाँ ब्लड डीमन कल्ट ने यूनान प्रोविंस पर कब्जा किया था। आज से 10 साल पहले ब्लड डीमन कल्ट और म्यूरियम अलायंस की एक बहुत बड़ी जंग हुई थी। इस ब्रूटल फाइट के बाद अलायंस काफी ज्यादा मुश्किल से डिमोनिक कल्ट को सेंट्रल प्लेन में आगे बढ़ने से रोक पाया, लेकिन फिर भी वो यूनान को वापस नहीं ले पाए। जिसके बाद उन्होंने डिमोनिक फ्रंट पर नजर रखने के लिए काफी ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट को रिक्रूट करके यूनान के इर्द-गिर्द फैला दिया। ये सब कुछ बताते बताते पेस अपने भाइयों की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि ये सिर्फ एक और स्टोरी है, लेकिन अब किसी डायरेक्ट क्लैन हायर को उस जगह पर भेजने के काफी ज्यादा कम चांसेस होते हैं। और नॉर्मली मेरी वीक मार्शल आर्ट के चलते मुझे वहाँ पर नहीं भेजा जाना था, लेकिन इस इंसिडेंट की वजह से मेरे भाइयों को मुझे वहाँ पर भेजने का एक काफी ज्यादा अच्छा एक्सक्यूज मिल चुका है और मेरा वहाँ जाना मेरे सभी भाइयों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद था। तो इसका साफ साफ मतलब यही बनता है कि इस सब के पीछे इन्हीं दिनों में से कोई एक था। और फिर इसी के साथ हमें बताने लगता है कि मेरी पिछली जिंदगी में जब मैं 21 साल का था तब मेरे फादर ने मुझे वहाँ पर भेजने का डिसाइड कर लिया था। और फिर इसी के साथ से शिफ्ट होता है और हमें अपने मोटो को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त जेल में बंद था। और फिर हमें बताते हैं कि आज की रात मुझे 2 बंदे मिलने वाले हैं, जिनमें से एक तो आ भी चुकी है। और फिर इसी के साथ हमें जिन की छोटी बहन योनहा को दिखाया जाता है जो कि उसके पास आते हुए कह रही थी, ब्रदर जिन, क्या आप ठीक हैं? जिन कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ योनहा। तो योनहा कहती है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे मुझे नहीं लगता कि आप ही असली कल्प्रिट है ब्रदर। तो जिन अपने मन में सोचते हुए कि पिछली बार मैंने इसकी ये बात सुनकर काफी तरह रो रो कर इसका शुक्रिया अदा किया था, हाँ तुम ठीक कह रही हो योनहा, तुम्हारा ब्रदर असली कल्प्रिट नहीं है। तो योनहा काफी तरह हैरान होते हुए कह रही थी, क्या मतलब? मेरा मतलब है कि मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ कि तुम ये बात काफी ज्यादा आसानी से कैसे कह पा रहे हो। तो जिन उसे बताना है कि तुम्हारा फियांसे मेरा इकलौता दोस्त था, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उसे मार सकता हूँ? ब्रदर डायन और मैं उस वक्त एक दूसरे के सामने बैठकर ही ड्रिंक कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से किसी सोर ने उनका खेल खत्म कर दिया जो कि ना मेरे पास थी ना उनके पास थी। तो योनहा थोड़ी सी परेशान होते हुए कहती है, अच्छा तो फिर आपने ये सभी बातें फादर क्यों नहीं बताई? तो जिन उसे बताता है कि फ्रंट लाइन पर जाना यहाँ पर रहने से ज्यादा बेहतर है। और फिर इसी के साथ हमें बताने लगता है कि बचपन में ही मेरी माँ गुजर गई थी और मैटरनल हेल्प न होने की वजह से किसी भी तरह इस जगह पर सरवाइव करने के लिए मैंने मेरी सुपर मेमोरी वाली ताकत, जिसकी वजह से मैं प्रोडिजी भी कहलाया जा सकता था, उस ताकत को दफन करके एक बेवकूफ की तरह जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। और एक बेवकूफ की तरह एक्ट करते करते मुझे ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि मैं सचमुच एक बेवकूफ बन चुका हूँ, एक ऐसा बंदा जो कि किसी की भी बेइज्जती को हंसते हुए सहन कर लेता। और पिछले 21 साल से यही चीजें चल रही हैं। तो इसीलिए अगर मुझे चेंज होना है तो मुझे फ्रंट लाइन पर उस बंदे से मिलना होगा, यानी कि मेरा आइडल गेल ड्रैगन सियोल पंग। और मुझे नहीं पता कि मैंने इसका नाम सही तरह बोला है या फिर गलत बोला है, खैर इग्नोर करो। हमें ये सब कुछ बताने के बाद अचानक से योनहा को वहाँ से जाता हुआ देखकर जिन काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है, मगर एक सेकंड, योनहा काफी ज्यादा डिफरेंट नजर आ रही है। पिछली बार तो उसने मुझे कंफर्ट किया था ना? अरे हाँ, उस वक्त मैं शायद रो रहा था, इसलिए इसने ऐसा किया होगा। खैर छोड़ो, जो भी है। ये सब कुछ सोचने के बाद जिन पीछे की तरफ मुंह करके बैठ जाता है, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि जिनके पीछे कोई आ गया। जिस चीज को रियलाइज करते ही जैसे उसने पीछे की तरफ देखा तो हम देखते हैं कि उससे मिलने आने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी का फादर, यानी कि सियोनो फैमिली के पैट्रियार्क थे। और अपने फादर के इस एक्सप्रेशन को देखते हुए जिन भी अपने मन ही मन में सोच रहा था कि ये क्या है, मेरे फादर भी पहले से काफी ज्यादा डिफरेंट नजर आ रहे हैं। क्या इन सभी लोगों के एटीट्यूड के बदलने के पीछे मेरा चेंज होना ही है? क्योंकि पिछली बार जब मैं रो के से माफिया मांग रहा था तो ये कुछ भी कहे बिना यहाँ से चले गए थे। जिनका ये सब कुछ सोचने के बाद उसके फादर उसे कहते हैं, क्या तुम्हें सच में फंसाया गया है? जिस पर जिन भी अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि क्या फादर ने वो सब कुछ सुन लिया? अरे नहीं, क्या पिछली बार भी फादर ने वो सब कुछ सुन लिया था जो कि मैंने योनहा को कहा था? मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि पैट्रियार्क कहने लगे, जिन मुझे हमेशा से यकीन था कि तुम बेवकूफ होने का सिर्फ दिखावा ही करते हो, मगर मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम सिर्फ इस क्लैन को छोड़ना चाहते हो। अगर मैं ये सब कुछ जल्दी रियलाइज कर चुका होता, मुझे माफ कर दो जिन, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे यूजलेस फादर की वजह से तबाह हो चुकी है। ये सब कुछ कहते कहते पैट्रियार्क थोड़े से इमोशनल हो चुके थे। जिस चीज को देखते हुए जिन काफी तरह हैरान होकर अपने मन ही मन में सोच रहा था, ये यहाँ पर क्या हो रहा है? नो मैटर मेरे भाई और उनकी माओ ने जो कुछ भी मेरे साथ किया, फादर ने उन सभी चीजों को नजरअंदाज किया। वैसे अगर इस सब के बारे में मैं आप सोचूं तो उन तीनों की मैटरनल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसके सामने फादर भी कुछ नहीं कर सकते थे। तो फिर मेरे जैसे किसी पर्सन के लिए जिसके पास कोई भी मैटरनल बैकअप नहीं था, फादर के लिए मेरे से दूर रहना ही एक बहुत बड़ी मर्सी थी। क्योंकि अगर फादर मेरे पर जरा सी भी क्लोजिंग दिखाते तो वो लोग मुझे मार भी सकते थे। जिन अपने मन ही मन में इस सब कुछ सोच रहा था, लेकिन दबे से हम देखते हैं कि उसके फादर से पूछने लगे कि क्या तुम मुझसे कुछ चाहते हो? तो जिन सीधा सीधा फैमिली की
मार्शल आर्ट लाइब्रेरी में एक दिन ठहरने के लिए मांग लेता है। पैट्रियार्क काफी ज्यादा हैरान होकर कह रहे थे, लाइब्रेरी, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। अपने फादर के इस एक्सप्रेशन को देखते हुए जिन्होंने बताया, लगता है कि ये काफी ज्यादा शर्म की बात है, लेकिन मुझे क्लैन के मार्शल आर्ट के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो फ्रंट लाइन पे जाने से पहले मैं वहाँ पर कुछ ना कुछ तो सीख ही जाऊंगा। और फिर इसी के साथ मैं बताने लगता है कि मेरी पिछली जिंदगी में मैं यहाँ का पैट्रियार्क तो बन गया था, लेकिन मुझे अपनी क्लैन आर्ट के बारे में कुछ नहीं पता था। खैर, असल में तो मैंने किसी भी मार्शल आर्ट को नहीं सीखा था, क्योंकि जो भी मार्शल आर्ट मैं देखता मैं उसे कॉपी करके बिल्कुल उसी तरह ही परफॉर्म कर देता। और अगर इस बार मैं सियोनवो की 13 स्वॉर्ड्स के बारे में सीख लूं तो मैं काफी जल्दी से ग्रो कर सकता हूं। और फिर हमें दोबारा से बाप बेटे की कन्वर्सेशन की तरफ लाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि पैट्रियार्क कहते हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम क्लैन की किसी मार्शल आर्ट को एक ही दिन में मास्टर कर सकते हो, वो भी सिर्फ उसे पढ़कर? तो जिन उसे कहता है कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। जिनकी इस बात को सुनने के बाद पैट्रियार्क उसे इस चीज की इजाजत दे देते हैं, जिस चीज को सुनकर जिन काफी ज्यादा खुश हो रहा था। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि पैट्रियार्क आगे उसे कहते हैं, लेकिन किसी इनर आर्ट का अकेले में ट्रेनिंग करना काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, तो इसीलिए इस चीज को मैं तुम्हें खुद सिखाऊंगा। चलो अब जल्दी से लोटस पोजीशन में बैठ जाओ। तो हम देखते हैं कि जिन जल्दी से पीछे की तरफ मूव करते हुए मेडिटेशन वाली पोजीशन में आ जाता है, जिसके बाद पैट्रियार्क जिनकी पीठ पर हाथ रखते हुए कह रहे थे, अब मैं जो तुम्हें पास करने वाला हूँ वो एक प्रिमोर्डियल इन्फिनिटी आर्ट है। मैं सिर्फ एक बार ही इस चीज को करके दिखाऊंगा, तो इसे जल्दी से याद कर लो। शुरुआत में सिर्फ यिन यांग और केओस था, और ये सब कुछ सुनते हुए जिन अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि प्रिमोर्डियल इन्फिनिटी आर्ट, ये मुझे एक ऐसी टेक्निक सिखा रहा है जो कि पैट्रियार्क के डायरेक्ट हायर को सिखाई जाती है। ये मेरे लिए काफी ज्यादा खुशी का मौका होना चाहिए, लेकिन मुझे काफी ज्यादा अजीब सा फील हो रहा है। आखिर ये किस तरह की फीलिंग है? इसी के साथ से शिफ्ट होता है और हमें पैट्रियार्क के सामने फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सन को दिखाया जाता है, जहाँ वो तीनों ही काफी ज्यादा हैरान होकर पैट्रियार्क को कह रहे थे, फादर, आपको इस बारे में दोबारा से सोचना चाहिए। आप कैसे एक अपराधी को उस जगह पर जाने की इजाजत दे सकते हैं? तो पैट्रियार्क उन्हें बताते हैं कि अगर जिन यूजलेसली वहाँ पर मारा जाता है तो इस चीज की वजह से हमारे क्लैन की बेइज्जती होगी, तो इसलिए मैंने कुछ सोच समझ के ही उसे वहाँ पर जाने की इजाजत दी है। तो इस बारे में दोबारा से मेरे साथ बात मत करना। इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन की तरफ लाया जाता है, जो कि इस चीज की वजह से काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि इसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी है, तो ये किसी भी चीज को आसानी से याद कर सकता है। तो इसका यहाँ पर सिर्फ एक दिन के लिए आना ही इसके लिए काफी ज्यादा अच्छा साबित होने वाला था। और फिर जिन हमें बताता है कि आज के दिन मैं सभी के सभी मार्शल आर्ट को याद करने वाला हूँ, मतलब कि मैं उन्हें मास्टर नहीं करने वाला, सिर्फ वर्ड टू वर्ड उसे याद करूंगा। और मेरी पिछली जिंदगी में मैं फ्रंट लाइन पर सिर्फ इसी कॉपीबिलिटी की वजह से सर्वाइव कर पाया था, और यहाँ तक कि कैप्टन ने भी मेरी इसी एबिलिटी की वजह से मुझे काफी ज्यादा प्रेज किया था। तो इसका मतलब है कि आज के दिन मैं इस लाइब्रेरी में मौजूद सभी की सभी किताबों को रटने वाला हूँ। और फिर इसी के साथ वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देता है। और फिर इसी के साथ में थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि जिन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। मुझे लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, मैं और ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकता। और फिर अपनी पढ़ी गई किताबों की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है कि मैंने इन सब को याद तो कर लिया है, लेकिन मुझे अब तक 13 स्वॉर्ड ऑफ सियोनवो के बारे में एक सिंगल चीज भी पता नहीं लगी। मुझे नहीं लगता कि ये काम करने वाला है, लगता है कि मुझे थोड़ी सी फ्रेश एयर ले लेनी चाहिए। और फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लाइब्रेरी से बाहर आकर आंसुओं की तरह जमीन पर लेटते हुए कह रहा था, आई थिंक आज के लिए इतनी पढ़ाई काफी है। खैर, ऐसा नहीं है कि मैंने आज के दिन ही सभी किताबें पढ़ ली हैं, लेकिन और पढ़ाई नहीं होती यार। मतलब कि तुम्हारा माइंडसेट जितना भी हो, तुम 3 से 4 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकते। खैर, मैं तो आधा घंटा भी नहीं पढ़ सकता। बैक टू स्टोरी। तभी अचानक से देखते हैं कि किसी की ये बात सुनकर, देखो देखो, ये यहाँ पर लेट कर मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहा है। जिन अपनी जगह पर उठ बैठता है, और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिनके खिलाफ ये सभी बातें करने वाले कोई और नहीं बल्कि उसी के भाई थे। तुम सही कह रहे हो, किसी पिग की नेचर कभी चैन नहीं होती, उनका जहाँ मन करता है वो वहाँ पर बैठकर हगने लगते हैं। और फिर इसी के साथ हमें उन तीनों के पीछे कुछ ब्यूटीज को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की जिनको देखकर काफी ज्यादा हैरान होकर अपनी दोस्त से पूछने लगती है कि ये कौन है। तो फर्स्ट ब्रदर उन्हें बताता है कि ये हमारा बेशरम तीसरा भाई है, जो कि तुम लोग देख ही सकते हो एक इंसान से ज्यादा पिग है। और फिर आगे उसे बताता है कि वादा ने इसे ट्रेन करने के लिए थोड़ा सा वक्त दिया था, ताकि डिमोनिक फ्रंट पर जाने से पहले ये कुछ सीख जाए, लेकिन ये इस टाइम पर भी इस तरह आलसियों की तरह बैठा हुआ है। लेकिन फर्स्ट ब्रदर की इस बार को सुनकर कि जिन डिमोनिक फ्रंट पर जाने वाला है, वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। तो ये सब कुछ सुनते हुए जिन अपने मन ही मन में सोच रहा था, अरे नहीं, ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने का दिखावा करते हुए अपने भाइयों की बातें सुनने लगता है, जहाँ फर्स्ट ब्रदर कहता है कि छोड़ो इसे, ये लेडी यूगे की अटेंशन के लायक ही नहीं है। तो सेकंड ब्रदर कहता है, हाँ, ये सिर्फ एक पिग है। और फोर्थ ब्रदर भी पीछे कहाँ रहने वाला था, वो भी कहने लगता है कि हाँ, ये वैसे भी अपने क्राइम की वजह से फ्रंट लाइन पर भेजा जा रहा है। और इन सभी लोगों की इन बातों को सुनते हुए जिन अपने मन ही मन में सोचने लगता है, क्या ज़्यूगे? अब मुझे ये बस बताना कि ये हेवनली ग्रे स्वॉर्ड पीक की लेडी ज़्यूगे सियोरियल है, यानी कि ज़्यूगे ग्लैंड से निकलने वाली वही स्वॉर्ड जीनियस जिसका एक वक्त में पूरे मार्शल वर्ल्ड में नाम चलेगा।
जिन उस लड़की की तरफ देखते हुए सब कुछ सोच रहा था, लेकिन दबे अचानक से हम देखते हैं कि उसका छोटा भाई उसकी तरफ आते हुए कहता है, तो ब्रदर तुमने अब तक क्या सीखा? तुम इतनी ज्यादा देर से पैट्रियार्क लाइब्रेरी में प्रैक्टिस कर रहे थे, तो क्यों ना तुम दिखाओ कि तुम अब तक कितना ग्रो हुए हो। और इसके स्माइल को देखते हुए पता लग ही रहा होगा कि ये क्या चाहता है। हर फोर्थ बेहतर की इस बात को सुनते हुए जिन खड़ा होते हुए कह रहा था, मैं एक दिन की ट्रेनिंग के बाद कैसे चेंज हो सकता हूँ, मैं तो बस थोड़ा सा वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा था। चलो अब तुम यहाँ से जाओ और जो कर रहे थे वही करो। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि फोर्थ ब्रदर बिना किसी वार्निंग के जिन पर हमला कर देता है, जिसकी उस अटैक को जिन काफी तरह आसानी से ब्लॉक कर देता है। जिसे देखते हुए फोर्थ ब्रदर काफी तरह हैरान हो गया था। क्या? लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सिर्फ एक ही पंच को ब्लॉक करने की वजह से जिनके हाथ कांपना शुरू कर गए थे। एक ही पंच को ब्लॉक कर दे, मुझे इतनी ज्यादा दर्द क्यों हो रही है? लगता है कि मुझे जल्दी जल्दी अपनी बॉडी को ट्रेन करना होगा। मगर फोर्थ ब्रदर के अटैक को ब्लॉक हो जाने की वजह से पीछे खड़ा हुआ फर्स्ट ब्रदर हंसते हुए कहने लगा, जी क्या तुम्हारा पंच इतना ज्यादा स्लो था कि ये पिग भी उसे ब्लॉक कर गया? और सेकंड ब्रदर भी उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है, हा एक पिग हमारे छोटे भाई को नीचे दिखाकर जा रहा है। वो हा। और आई नो कि नकली हंसी लग रही है क्योंकि मुझे नकली हंसना ही नहीं आता है। छोड़ो। अपनी इस बेइज्जती को सुनकर फोर्थ ब्रदर गुस्से में काफी तेजी से जिनके करीब पहुंचकर उस पर मुक्कों की बारिश कर देता है, जिसके सभी के सभी अटैक्स को जिन अपने हाथों के जरिए ब्लॉक तो कर रहा था, लेकिन इस चीज की वजह से उसे काफी ज्यादा दिक्कत भी हो रही थी। लेकिन तभी अचानक से उसकी मार्शल आर्ट को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होकर कहने लगा, मैंने अब तक इस तरह की मार्शल आर्ट कभी नहीं देखी, लेकिन फिर भी ये मुझे इतनी ज्यादा फेमिलियर की फील हो रही है। लेकिन इस चीज को पहचानने में उसे देरी नहीं लगती कि ये सोन मोकलैंड की एक टेक्निक है। और फिर बस थोड़ी देर इस टेक्निक को गौर से देखने के बाद उसे रियलाइज हो जाता है कि इस टेक्निक का नाम गियल 3 बीट स्ट्राइक है। और उसके सभी के सभी अटैक्स को ब्लॉक करते करते अचानक से उसके मुंह से निकल जाता है कि एक्सीलेंट, जिसे सुनकर उसका चौथा भाई काफी ज्यादा हैरान हो गया। क्या तूने अभी अभी एक्सीलेंट कहा? तो जिन जिसकी हालत सिर्फ ब्लॉकिंग करने की वजह से काफी ज्यादा खराब हो गई थी, वो उसे बताने लगता है कि नहीं बस मेरी जुबान फिसल गई थी। और अब इंतजार किसका कर रहे हो? मारो मुझे, मारो और मारो मुझे। जिन के इस बात को सुनकर फर्स्ट एंड सेकंड ब्रदर्स जोर जोर से हंसते हुए कहने लगे, जी उसे तुम्हारे हमले पसंद आ रहे हैं और ये काइंड ऑफ उसे पंप करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनकी इस बातों को सुनकर फोर्थ ब्रदर का मीटर और भी ज्यादा शार्ट होता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में और भी ज्यादा खतरनाक अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ उसके अटैक्स को देखते हुए जिन काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है तुम जितना मर्जी पढ़ाई कर लो, क्योंकि जब तक तुम इसका प्रैक्टिकल नहीं कर सकते तब तक तुम ये नहीं कह सकते कि तुम्हें ये चीज पूरी तरह से आती है। क्योंकि प्रैक्टिकल के वक्त थ्योरी काम नहीं आती, असलियत में एक्सपीरियंस काम आता है, जिस चीज को कभी ना कभी तुम लोगों ने रियलाइज किया होगा या फिर आगे जाकर करोगे। खैर बैक टू स्टोरी, हम देखते हैं कि जिन अपने फोर्थ ब्रदर के सभी अटैक्स को देखते हुए उसे काफी तरह आसानी से कॉम्प्रिहेंड कर पा रहा था, क्योंकि उसे थ्योरी के बारे में तो पहले ही पता था, लेकिन प्रैक्टिकल को देखते हुए उसे और भी काफी ज्यादा कुछ समझ आने लगता है। और क्योंकि इसके पास कॉपी एबिलिटी भी थी तो ये चीज इसके लिए काफी तरह आसान हो रही थी। खैर हम देखते हैं कि फोर्थ ब्रदर की मार्शल आर्ट में गैप होने की वजह से जिन को उस पर अटैक करने का एक मौका मिल जाता है, जिस मौके को यूटिलाइज करते हुए जिन प्रीमोडियल इन्फिनिटी आर्ट का इस्तेमाल करते हुए फोर्थ ब्रदर पर हमला कर देता है, जिस चीज की वजह से फोर्थ ब्रदर इंजर्ड हो जाता है। और जहाँ फोर्थ ब्रदर इंजर्ड होने की वजह से नीचे गिरा था, तो जिन इस फाइट की थकावट की वजह से नीचे गिर जाता है। और फोर्थ ब्रदर को हारा हुआ देखकर फर्स्ट एंड सेकंड ब्रदर जिनको पीटने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हुए कह रहे थे, ये मोटा सुअर इस वक्त लकी था, लेकिन अब तुझे हमसे कौन बचाएगा। और इस चीज को देखते हुए जिन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। लेकिन तभी तरह से देखते हैं कि लेडीज यू आगे आते हुए कहती है कि तुम लोग कितने ज्यादा पैथेटिक हो, तुम लोग किसी ऐसे को बुली करने की कोशिश कर रहे हो जो कि शायद ही खड़ा हो पाए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस चीज को मर्दानगी कहते हो? पैथेटिक बास्टर्ड। मैं सही कह रही हूँ ना चोनियो? ये कहते हुए लेडीज यू भी थोड़ी सी गुस्सा हो गई थी, जिसे देखे हुए फर्स्ट ब्रदर अपना पूरा बर्दाव ही बदलते हुए कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो अपने भाई को देखने गया था कि उसे ज्यादा इंजरी तो नहीं हुई। और इस बात को ज्यादा आगे ना बढ़ाते हुए वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। उन सभी लोगों का वहाँ से जाने के बाद जिन एक राहत की सांस लेते हुए वहीं पर लेट जाता है। चलो शुक्र है वो यहाँ से चले गए, मुझे सच में इस फैड के बारे में कुछ करना चाहिए। ये सब कुछ सोचते हुए जिन हादसों की तरह वहाँ पर लेटा ही हुआ था, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर उसके फादर आ गए, जिन्हें देखते हुए जिन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। फादर मैं तो सिर्फ थोड़ा सा, लेकिन इससे पहले कि अपनी बात मुकम्मल कर पाता उसके फादर उसको कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहते हैं कि जिन तुमने सच में हार्ड वर्क किया है और मुझे तुम पर फख्र है। और अपने फादर के मुंह से इस बात को सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। लेकिन तभी अचानक से देखते हैं कि उसके फादर कुछ शादियों के बारे में उसे बताते हुए कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें फोर मैरिजेस के बारे में पता है? पहले मैंने सोचा था कि ये क्लैन की वजह से मेरी ड्यूटी है, लेकिन अब मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। अपने फादर की इन बातों को सुनते हुए जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी अचानक से पैट्रियार्क पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हें 13 स्वॉर्ड ऑफ योमो के बारे में पता है? तो जिनकी तरफ से हाँ में जवाब सुनने पर उसके फादर कहने लगते हैं कि मैंने काफी तरह से अपने स्वॉर्डमैनशिप को प्रैक्टिस नहीं किया था, तो तुम इस चीज को गौर से देखना। मतलब कि सिंपल वर्ड में पैट्रियार्क उस टेक्निक को परफॉर्म करके जिनको थोड़ी सी गाइडेंस देना चाहते थे,
और फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि बहरहाल इस मार्शल आर्ट को परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं और अपने फादर को इस तरह के किसी इंपोर्टेंट मार्शल आर्ट को उसके सामने परफॉर्म करता हुआ देखकर जिनको समझने में देरी नहीं लगती कि उसके फादर उसी के लिए इस मार्शल आर्ट को परफॉर्म कर रहे हैं ताकि जिन इस चीज को सीख पाए। खैर इसी के साथ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिन दोबारा से लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहा था और मैं बार बार यहाँ पर पढ़ाई का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जिन इन सभी मार्शल आर्ट्स को मास्टर नहीं कर रहा बल्कि सिंपली थ्योरी और मार्शल आर्ट्स के फॉर्म को याद कर रहा है। तो आई होप समझ ही गए होंगे। और फिर आगे जिन की बातों से हमें पता चलता है कि इन किताबों को पढ़कर जिन इनके बेसिक्स को तो समझ रहा है लेकिन इन मार्शल आर्ट की पूरी तरह से इंसाइट हासिल करने के लिए इसको एक मास्टर की जरूरत होगी जो कि अनफॉर्चुनेटली इस वक्त इसके पास नहीं है। लेकिन फिर भी अपनी कॉपी एबिलिटी की वजह से ये इन मार्शल आर्ट की थ्योरीज को याद कर पा रहा था। उस बुक को पढ़ने के बाद जैसे उसने उस बुक को दोबारा से रखना चाहा तो तभी इस तरह से कुछ फील करके काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। ये थोड़ी सी अजीब है शायद क्योंकि इस बुक का कवर थोड़ा सा ज्यादा ही मोटा है। ये सब कुछ सोचने के बाद जिन उस बुक के कवर को खोलना शुरू कर देता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे जिन ने उस किताब के कवर को खोला होता है उस बुक के अंदर एक हिडन पेज था जिसे देखते हुए जिन कहने लगता है कि मुझे पता ही था इसके अंदर कुछ तो है। जिस पेपर को देखते हुए उसे पहले तो कुछ समझ नहीं आता लेकिन तभी से नेक्स्ट कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया। क्या 14th फॉर्म यानी कि उसे सियोलो क्लैन की 13th स्वॉर्डमैनशिप टेक्निक में से 14th फॉर्म मिल चुका था जिसके बारे में अब तक शायद किसी को नहीं पता। सो अगर तुम वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। खैर इसी के साथ ये सीन कट होता है और हमें रात के वक्त में योना को दिखाया जाता है जो कि लेडी सियोरियल के बारे में सोचते हुए जिसे एक ही नजर में देखने पर उसके तीनों भाई उसके प्यार में लट्टू हो चुके थे। इस चीज की वजह से जेलसी के मारे अपने हाथ में पकड़ी हुई उस कंघी को तोड़ देती है। अगर मैं थोड़ी सी और बड़ी हो जाती तो लड़के मुझ पर भी मरते हैं। योना सियोरियल के बारे में सोचते हुए इस तरह जेलस हो ही रही थी लेकिन एक तरफ से हम देखते हैं कि उसे बाहर से कुछ सर्वेंट्स की आवाजें सुनाई देने लगती हैं जो कि आज सुबह होने वाली उस इंसिडेंट के बारे में बातें कर रही थी कि किस तरह 3rd यंग मार्शल ने 4th यंग मार्शल को एक ही झटके में हरा दिया। जिस चीज को सुनते हुए पहले तो योना का रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल था लेकिन उस सर्वेंट के इस बात को सुनकर लेकिन मजे की बात तो ये है कि 4th यंग मार्शल लेडीज यूके के सामने शो ऑफ करना चाहता था लेकिन आखिर में वो उस मोड़े से हारकर शर्मिंदा हो गया। अरे क्या सच में ऐसा हुआ था? मतलब कि वो इस तरह की बातें कर रही थी। जिन सर्वेंट्स इन बातों को सुनने के बाद योना काफी ज्यादा गुस्से में उनके पास आते हुए कहती है तुमने अभी क्या कहा कि ब्रदर जी उस मोटे के हाथों से इंजर्ड हुए हैं? तो सर्वेंट्स काफी ज्यादा डरते हुए उसे बताती हैं कि हाँ माय लेडी ऐसा ही हुआ था। जिस पर योना काफी ज्यादा गुस्सा होकर कह रही थी उसकी हिम्मत भी कैसे हुई। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कोई पर्सन जिनकी इन्फॉर्मेशन किसी को दे रहा था जहाँ हमें पता चलता है कि जिनकी इन्फॉर्मेशन हासिल करने वाले कोई और नहीं बल्कि लेडी सोयल और लिन थे। और हाँ इस लड़की का नाम लिन नहीं है इसका नाम चोयुन है जो कि मेरे से इतना बोला नहीं जा रहा तो इसी वजह से मैं इसे लिन ही कहूंगा। सोयुल के जरिए जिनकी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के बाद लिन उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगती है कि मैं इसके पैसे तुझे बाद में दे दूंगी। तो हम देखते हैं कि लिन की इस बात को सुनते हुए सोयुल हंसते हुए कहने लगती है ओए होए तो फिर से पैसों के बारे में बात कर रही है। हम दोनों दोस्त हैं तो पैसे के बारे में मत सोचा कर। एनीवे तुझे उस मोटे यंग मास्टर के अंदर ऐसा क्या अच्छा लगा जिसकी वजह से तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रही है? और वैसे जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो मैं काफी ज्यादा हैरान हो गई कि एक मार्शल फैमिली से ताल्लुक रखने वाला बच्चा इतनी ज्यादा गंदी फिजिक के साथ कैसे जिंदा रह सकता है। और फिर इसी के साथ जिनकी काफी ज्यादा बेइज्जती करती है जिसके बारे में मैं तुम्हें ना ही बताऊं तो ठीक रहेगा क्योंकि लिन भी उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए जिनकी इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ रही थी। लेकिन जब जैसे ही सोयल की नजर लिन के टेडी बेयर पर पड़ी तो वो उसकी तरफ इशारा करते हुए कहने लगती है ओह हाँ इस बारे में सोचा जाए तो उस मोटे की शक्ल तुम्हारे इस डोल से मिलती है। अब मुझे ये मत बताना कि तुमने सिर्फ इसी वजह से उसके बारे में मुझसे पूछा था। तो लिन उसे बताती है कि ऐसी बात नहीं है बस उसने 4th यंग मास्टर को हराने के लिए जिस मूव को इस्तेमाल किया था वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था तो बस इसी वजह से मैंने तुम्हें उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए कहा था। लिन की इस बात को सुनते हुए सोयल कहने लगती है मुझे लगा था कि वो सिर्फ लग था। तो लिन कहती है शायद ऐसा भी हो सकता है। जिस पर सोयल कहने लगती है कि बेशक मैं तुमसे ज्यादा अच्छी फाइटर हूँ लेकिन तुम्हारे पास किसी के भी टैलेंट को पहचानने की काफी ज्यादा अच्छी आंखें हैं मगर क्या तुम सच में उस मोटे में इंटरेस्टेड हो? खैर छोड़ो जब बड़े बड़े ग्रेट वॉरियर्स तुम्हें समझ नहीं पाए तो फिर मैं कौन होती हूँ? ये सब कुछ सोचते हुए अचानक से लिन की तरफ गौर से देखते हुए कहती है मैं हमेशा से ही काफी ज्यादा हैरान होती हूँ कि क्या तुम सच में इस तरह अपनी आंखों के सामने इतने ज्यादा बाल होने के बावजूद भी किसी चीज को काफी ज्यादा आसानी से पढ़ सकती हो? तो लिन उसे बताती है कि मैं इस चीज को पढ़ पा रही हूँ तो इसका मतलब है कि मैं इसे देख भी सकती हूँगी। तो सोयल उसे पूछने लगती है कि अच्छा तो तुम इन बालों को अपनी आंखों के सामने से हटाती क्यों नहीं हो? तो लिन उसे पूछती है कि अगर मैं इसे हटा दूं तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? तो सोयल को सोचने के बाद उसे जवाब देती है कि नहीं नहीं रहने दो, अगर इस चीज की वजह से तुम्हें ज्यादा अटेंशन मिलना शुरू हो
हुए तो मैं काफी ज्यादा जेलस हो जाऊंगी। तो लीन उसे कहने लगती है कि है ना, मैं भी यही सोचती हूँ। तो सोहेल काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रही थी, ये बात मुझे खुशी है कि हम दोनों दोस्त हैं। खैर इन दोनों की इस बोर कन्वर्सेशन के खत्म होने के बाद हमें जिन, बैटरियाक और योनहा को दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि आज के दिन जिन फ्रंट लाइन की तरफ जा रहा है और जिनको फ्रंट लाइन की तरफ रवाना करते हुए बैटरियाक कहने लगते हैं अपने क्लैन के ओनर को बनाए रखने के लिए हर चीज करना और अपना ख्याल रखना। जिसे सुनते हुए जिन्होंने कहने लगता है कि मैं जान कि आपका बेटा आपकी बात को हमेशा याद रखेगा। मगर योना को वहाँ पर आया हुआ देखकर जिन उसका शुक्रिया अदा करने लगता है तो योना उसे कहती है, अरे ऐसी बात नहीं है, मेरा भाई एक लॉन्ग जर्नी पर जा रहा है तो उसे रवाना करना उसकी फैमिली का हक होता है। ये कहने के बाद योना उसे कुछ पकड़ाने लगती है, जिसे देखते हुए जिन काफी ज्यादा हैरान होकर उसे पूछता है कि ये क्या है। तो योना उसे बता दिया है कि तुम्हारी ट्रिप के लिए मैंने कुछ राइस बाल बनाई है। जिसे सुनते हुए जिन कहने लगता है कि राइस बाल क्या ये तुमने अपने हाथों से बनाई है। तो योना उसे बताती है कि हाँ, अगर ये अच्छा टेस्ट न करे तो माफ करना। मगर उसकी बहन का उसके लिए सिर्फ यही करना उसे काफी अच्छा महसूस करवा रहा था। और फिर उन दोनों को बाय बाय करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें सभी को जंगल में सफर करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ थोड़ी देर के सफर के बाद अचानक से जिन अपने घोड़े से उतरने लगा। जिसे देखते हुए उसके साथ हाईवे गार्ड्स उसे कहने लगते हैं कि यंग मास्टर फिलहाल ब्रेक का टाइम तो नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि जिन उन गार्ड्स के लीडर की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन में सोचने लगता है, जहाँ तक मुझे पता है तो यही इनका लीडर है, जो कि मेरा यहाँ पर अचानक से उतरने की वजह से थोड़ा सा वरीड नजर आ रहा है कि कहीं मैं यहाँ से भाग ही न जाऊँ। लेकिन हम देखते हैं कि जिन्होंने कह रहा था कि मैं यहाँ से यूनान भाग कर जाने वाला हूँ। तो ये सुनते हुए वो गार्ड्स काफी हैरान होते हुए कहते हैं, क्या कहा? तो जिन्होंने बताता है कि अपना वेट लूज करने के लिए मैं यहाँ से भागने वाला हूँ। जिनकी इस बात को सुनते हुए एक गार्ड थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहता है, क्या? बिल्कुल भी नहीं, इस तरह की फिजिक के साथ तुम इतनी ज्यादा दूर कैसे दौड़ सकते हो? और इसी के साथ उन गार्ड्स का लीडर जिसका नाम जांग सियोंग है, जिससे कि मैं आपसे सियोंग कहूंगा, जो कि जिनको समझाते हुए कहने लगता है कि यंग मास्टर मैं आपकी विल की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन हमने आपके क्लैन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो अगर आप यहाँ से भाग कर जाना चाहते हैं तो इस चीज में काफी ज्यादा देर लगेगी, जिस चीज की वजह से आपको तो कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमारा काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। सियोंग के इस बात को सुनने के बाद जिन अपने घोड़े की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मेरे हॉर्स के बारे में क्या ख्याल है। तो सियोंग के कहने पर कि ये काफी अच्छा घोड़ा है, तो जिन उसे कहता है तो फिर ये घोड़ा तुम रख लो, ये घोड़ा मैं तुमको देता हूँ, मगर इसके बदले में मैं यहाँ से यूनान तक भाग कर जाऊंगा। वैसे भी ये काफी अच्छा घोड़ा है जो कि काफी अच्छी खासी रकम में बिक भी जाएगा, है ना? तो चलो फिर एक डील करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जिनकी ऑफर को सुनने के बाद सियोंग उस घोड़े को देखते हुए कह रहा था इस जैसा घोड़ा काफी ज्यादा महंगा होता है। तो और सियोंग को इस तरह सोचता हुआ देखकर जिन अपने मन ही मन में सोच रहा था कि जैसा कि मैंने सोचा था ये इसे फ्री लेने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सियोंग उसे कह रहा था कि टू बी ऑनेस्ट ये घोड़ा एक चलता फिरता फॉर्चून है और सिर्फ इस छोटी सी चीज के लिए मैं इस पूरे के पूरे घोड़े को नहीं ले सकता। तो सियोंग की इस बात को सुनकर जिन अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि जैसा कि मैंने सोचा था ये तो उससे बिल्कुल ही उल्टा है, और काफी जल्दी से सियोंग से माफी मांगते हुए कहने लगता है कि मैंने आपके जैसे एक ऑनेस्ट मैन को मिसजज किया, तो इस चीज के लिए मुझे माफ करना, और ये मेरा एक सौभाग्य है कि मुझे आपके जैसे किसी ट्रू वॉरियर के साथ ट्रैवल करने का मौका मिला है। तो जिन इन सभी बातों को सुनते हुए सियोंग काफी ज्यादा हैरान और कंफ्यूज होते हुए कह रहा था, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो जिन कहता है कि मुझे पता है कि ये हॉर्स कितना ज्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन फ्रंट लाइन पर मुझे इस हॉर्स की अच्छी कीमत नहीं मिलेगी, तो अगर मैं इस घोड़े को अपने पास रखता हूँ तो इस चीज की वजह से मुझे ही घाटा होगा, तो इसीलिए म्यूचुअल बेनिफिट को नजर में रखते हुए मैं ये हॉर्स आपको देता हूँ, तो इस चीज के बदले में सफर के दौरान कुछ चीजों में आप मेरी मदद कर देना। तो जिनकी इन सभी बातों को सुनते हुए सियोंग काफी ज्यादा हैरान होकर अपने मन ही मन में कहने लगता है थर्ड यंग मास्टर ह्यूमर से बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं, और फिर जिनकी तरफ से बढ़ाए गए हाथ के साथ हाथ मिलाते हुए कहता है क्योंकि आप इतना ज्यादा अच्छा प्राइस पे करने के लिए तैयार हैं तो हम सब आपकी पूरी मदद करेंगे। एंड फिर जिन हमें बताने लगता है तो इस तरह गुयांग से यूनान तक मेरा भागने का सफर शुरू हुआ, यानी कि एक ऐसा डिस्टेंस जिस पर पहुंचने के लिए किसी घोड़े को पूरे 3 दिन लग जाते हैं, मैं उसे भाग कर पूरा करने वाला था, जो कि मेरे लिए यकीनन ब्रूटली हार्ड होगा, लेकिन सिर्फ इसी चीज की वजह से मैं अपनी बॉडी को रीबोर्न कराने के एक स्टेप में आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि इस जिंदगी में मुझे अपने आप को चेंज करना होगा। लेकिन फिर अगले सीन में देखते हैं कि थोड़ी देर भागने के बाद ही जिन उल्टियां कर रहा था, तो जिनके सालन को देखते हुए एक पर्सन कहता है कि अब हमें ये मत बताना कि आप फ्रंट लाइन पर जाने से बचने के लिए इस तरह कर रहे हैं। तो जिन कहता है तो किसके बारे में, लेकिन फिर थोड़ी देर की उल्टियां करने के बाद चलो मैंने काफी देर वेट कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोबारा से जमीन पर पड़ा हुआ था। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि सिर्फ भागना इतना मुश्किल कैसे हो सकता है। अब मैं अपनी उंगली भी नहीं उठा पा रहा।
आगे भागूंगा कैसे। जिन अपने मन ही मन में ये सब कुछ सोच रहा था, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसकी तरफ किसी ने अपना रुमाल कर दिया, जिसे देखते हुए पहले तो भाईजान उसे आलसियों की तरह देख रहे थे, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी तरफ अपना रुमाल बढ़ाने वाला नहीं वाली होती है। यानी कि हम देखते हैं कि उसके सामने लेन आ चुकी थी, जिसे अचानक से अपने सामने देखकर जिन काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है क्या लेडी चोयोंग, इतना डिसरिस्पेक्टफुल वे में आपको ग्रीट करने के लिए मुझे माफ करना। लेकिन जिन के मुंह से अपने नाम को सुनकर लिन काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है तुम मुझे जानते हो। तो जिन उसे बताता है कि कल लेडीज योगी ने आपका नाम लिया था तो इसलिए मुझे याद है। तो लिन कहती है ओ अच्छा, काफी अच्छी मेमोरी है आपकी। खैर ये लो, मेरे पास और भी ज्यादा है तो इसे अपने पास रख लो। जिस रुमाल को लेते हुए जिन काफी ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि लिन वहाँ से जाते हुए कह रही थी कि इसी तरह हार्ड वर्क करते रहो, मैं तुम्हें इसी तरह ग्रो होता हुआ देखना चाहती हूँ। ये कहते हुए लिन तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके जाने के साथ ही सभी के सभी गार्ड्स जिनके इर्द गिर्द इकट्ठा होते हुए कहने लगते हैं हो यंग मास्टर स्योमो, आप अमेजिंग हैं। इस तरह किसी लेडी से रुमाल लेना आप कितने ज्यादा लकी हैं यार। और हाँ आई नो ज्यादा हो गया। खैर हम देखते हैं कि जिन अपने मन ही मन में सोच रहा था कि मुझे नहीं लगता कि इसने उस वजह से मुझे ये रुमाल दिया होगा, उस वजह से मतलब बाबू सोना, प्यार, मोहब्बत, इश्क वगैरह वगैरह, लेकिन इस चीज की वजह से मुझे काफी ज्यादा अच्छा महसूस हुआ। और फिर के साथ खड़ा होते हुए सभी लोगों को चेयर करते हुए कहने लगा ऑलराइट अब हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि जिन दोबारा से उल्टियां कर रहा था, और जहाँ एक तरफ जिन्हें उल्टियां करने में मसरूफ था तो वो सभी के सभी लोग खाना खाने के बारे में कहने लगते हैं। फिर के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का समय दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो सभी के सभी लोग खाना खाने में मसरूफ थे। जहाँ पर अचानक से जिन आते हुए कहते हैं कि क्या मुझे भी थोड़ा सा मिल सकता है, जिस पर से कहते हैं कि हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हारे लिए खाना बनाया तो था। तो जिन्होंने बताता है कि मुझे नहीं लगता कि वो खाने के लायक भी है। और जिनकी इस बात को सुनकर वहाँ पर मुझे सभी के सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। हाँ हम समझ सकते हैं उस जैसी कोई नॉर्मल लेडी कैसे खाना बना सकती है। और फिर जब अचानक से गौर की कहने पर कि यंग मास्टर आपकी बहन के साथ जो भी शादी करेगा वो एक पागल ही होगा, तो जिनके साथ बैठा हुआ एक और बंदा कहता है कि जैसा कि तुम, जिससे इसकी वजह से उन दोनों की लड़ाई होने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि जिन थोड़ा सा परेशान था, क्योंकि हम देखते हैं कि उसकी बहन ने उसके लिए जो खाना बनाया था उसमें जहर था, क्योंकि उसे खाने की वजह से बहुत सारे जानवर मारे जाते हैं। जिस चीज को याद करते हुए जिन योनहा के बारे में सोचते हुए कहने लगता है तो इसका मतलब है कि वो सब कुछ झूठ था, मगर मेरी पिछली जिंदगी में मेरी एक लौती फैमिली वही थी। कभी कभी उसका मेरे लिए परेशान होना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन एक दो बार मैंने उसकी आंखों में मेरे लिए काफी तरह हेटरेट भी देखा, लेकिन फिर ये सोचकर टाल दिया कि ये मेरी इमेजिनेशन ही है। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि योनहा चेंज नहीं हुई थी, बल्कि वो मैं ही था जो कि उसकी असलियत को पहचान नहीं पाया। खैर छोड़ो, लेकिन इस वक्त मुझे लगा कि मैंने अपने फादर की ट्रू फीलिंग्स को समझ लिया है और किसी एक ऐसे पर्सन को अपनी जिंदगी में पा लिया है जो कि सच में मेरी परवाह करता है। लेकिन दूसरी तरफ मैंने एक पर्सन को खो भी दिया है। ओए, क्या थोड़ी देर के लिए मुझे एक डुअल पार्टनर मिल सकता है? यानी कि जिन अपने पास को बुलाने के लिए अपनी मार्शल आर्ट पर तवज्जो देने की कोशिश कर रहा था। फिर इसी के साथ हमें बताने लगता है कि मैंने इस जर्नी में कांस्टेंट ट्रेनिंग करना जारी रखा। यानी कि जब वो घोड़े पर थे तो मैं भाग रहा था, और जब वो रस कर रहे थे तो मैं अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करके या फिर डुअल करके अपनी मार्शल आर्ट को सुधार रहा था। और इसी के साथ मैंने कुछ दिनों तक सोना भी बंद कर दिया ताकि अपनी कल्टीवेशन टेक्निक को सुधार सकूं, क्योंकि जैसे जैसे डिमोनिक फ्रंट लाइन करीब आती जा रही थी मैं एक भी वक्त जाया नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर उस जगह को एक डेथ ट्रैप कहा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर मुझे वहाँ पर मरना नहीं है तो मुझे अपनी पूरी की पूरी जान लगानी होगी। एंड फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि स्योंग जिनकी तरफ देखते हुए कहने लगता है कि मैंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में किसी भी पर्सन को आपकी तरह डेस्परेटली ट्रेनिंग करते हुए नहीं देखा, और पहले तो मुझे लगा था कि आप ज्यादा दिन तक ऐसे ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे, लेकिन अब ये सोचने पर ही मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। स्योंग की इस बात को सुनने के बाद जिन से बताता है कि मैं सिर्फ इसी वजह से इतनी ज्यादा डेस्परेटली ट्रेनिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता, और ऐसा भी नहीं है कि मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ। लेकिन अपनी बात बोलते बोलते अचानक से ही सामने की तरफ छलांग लगा देता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो एक तीर उसके सर के आर पार हो जाता, और अचानक से ही उन पर अटैक होया हुआ देखकर वो सभी के सभी गार्ड्स अपनी स्वॉर्ड निकाल कर सामने की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं किस बास्टर्ड की हिम्मत हुई इस तरह बिना बताए अटैक करने की? क्या तुम लोगों में ऑनर नाम की जरा से भी चीज नहीं है? तो हम देखते हैं कि उनके सामने से कुछ बैंडिट्स आ रहे थे। तो अभी मरने वाला था, लेकिन फिर भी राइटनेस और ऑनर के बारे में बकवास कर रहा है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उन लोगों के सामने कुछ ज्यादा ही बैंडिट्स आ चुके थे, जो कि जिन और उसके साथियों को अपने हथियार नीचे फेंकने को बता रहे थे। और फिर इसी के साथ हमें उन सभी बैंडिट्स के लीडर को दिखाया जाता है, जिसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी आगे देख लो पता चल ही जाएगा।
खैर हम देखते हैं कि वो बैंडिट का लीडर हंसते हुए कहने लगता है कि अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो अपना सारा का सारा कीमती सामान हमें दे दो। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस बैंडिट चीफ को यहाँ पर देखकर सियोंग काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। लेकिन फिर जल्दी से जिन को यहाँ से भागने को बताते हुए कहने लगता है कि अगर यहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई तो जल्दी से घोड़े को लेकर यहाँ से भाग जाना। मगर हम देखते हैं कि उस बैंडिट का नाम सुनने के बाद जिन अपने मन ही मन में सोच रहा था, अच्छा तो ये वही है, मैंने इसके बारे में पहले भी सुना हुआ है। ये दूसरे किसी भी माउंटेन बैंडिट के मुकाबले में बिल्कुल ही चेंज है, क्योंकि ये एक असली मार्शल आर्टिस्ट है जिसने की प्रॉपर टेक्निक के साथ ट्रेनिंग की है। जिन अपने मन ही मन में सब कुछ सोच रहा था, तभी हम देखते हैं कि सियोंग उस बैंडिट को ग्रेट करते हुए कहता है, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, तो आप जैसे किसी अजीम शख्सियत से मिलना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात होगी। अगर आप चाहें तो हम आपको प्रोडक्शन फीस दे सकते हैं, क्योंकि ये खून खराबे से कुछ नहीं होता। अगर हम इस बात को पीसफुली खत्म कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप भी ऐसे ही सोचते हैं ना? लेकिन हम देखते हैं कि सियोंग की इन सभी बातों को सुनने के बाद वो बैंडिट से जोर जोर से हंसते हुए कहने लगता है, एक प्रोटेक्शन फीस, एक्सीलेंट, तो तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सभी कुछ हमें दे दो, यानी कि तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे हॉर्सेस, तुम्हारे वेपन्स, यानी कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ हमें दे दो, हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। जल्दी से नंगे होकर यहाँ से भाग जाओ, हम तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। अब वेट किस चीज का करे हो, जल्दी से शुरू कर ना। और शायद सियोंग को इस बारे में पहले ही पता था और वो उस बैंडिट को बातों में लगाकर जिनके भागने के लिए थोड़ा सा टाइम बाय करके देना चाहता था। और जब सियोंग की ये टेक्निक उन बैंडिट्स पर काम करने लगी तो वो जिनको वहाँ से भागने को बताने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि जिन उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए उस बैंडिट लीडर की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है कि तू बास्टर्ड, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई सियोन क्लैन के थर्ड सन को इस तरह से तंग करने की? क्या तुझे मरने का कुछ ज्यादा ही शौक पड़ा हुआ है? जिनकी इस धमकी को सुनने के बाद वो बैंडिट लीडर कहने लगता है कि अबे ओ भालू की शक्ल वाले, क्या तुझे सच में लगता है कि तू ये बात करेगा और हम तेरे बात पर यकीन भी कर लेंगे? जिन उसे बताता है कि ये बात सच है, यानी कि तूने मुझ पर अटैक करके अपनी ही कब्र को खोद लिया है। जिनकी इस बात को सुनने के बाद उस बैंडिट लीडर का रिएक्शन कुछ इस तरह का होता है, अबे ओ बकवास बनकर, क्या तुझे सच में लगता है कि तेरी बातों में मैं आ जाऊंगा? तो जिन उसे बताने लगता है कि मैं सच में सियोन क्लैन का ही हूँ, ये देख मेरा क्लैन टोकन। मगर जिनके हाथ में उस टोकन को देखने के बाद वो बैंडिट लीडर कहने लगता है कि ये मुझे दे, पहले मुझे इसे चेक तो करने दे। तो जिन कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हारे पास आ गया तो तुम मुझ पर अटैक भी कर सकते हो। जिनकी ये बात सुनने के बाद उस बैंडिट लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, अबे तू मुझे ये पकड़ा रहा है या फिर मैं तुझ पर हमला करूं? तो जिन कहता है कि अच्छा मैं तुझे यहीं से फेंक कर देता हूँ, मगर तुझे ये वापस करना होगा। ये कहने के बाद जिन उस टोकन को हवा में उछाल देता है, जिससे इसकी वजह से बैंडिट लीडर उस टोकन को पकड़ने के लिए उसकी तरफ देखने लगता है। लेकिन जब जैसे ही उसने उस टोकन को पकड़ा तभी हम देखते हैं कि उसके सामने जिन आ पहुंचा था और अपने एक ही हमले में उस बैंडिट लीडर का खेल खत्म कर देता है। जिस चीज को देखने के बाद उसके सभी के सभी साथी जिन पर हमला करने के लिए बढ़ने लगते हैं, मगर हम देखते हैं कि जिन उन सभी के सभी बैंडिट्स के अटैक को काफी आसानी से डोज कर पा रहा था और फिर काफी तरीके से 13 स्वॉर्ड ऑफ सियोन का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के सभी बैंडिट्स का खात्मा करने लगता है। और जिनको इस तरह उन बैंडिट्स पर हमला करता हुआ देखकर सियोन भी अपने साथियों को उन पर हमला करने को बता देता है। और हम देखते हैं कि इस फाइट की वजह से कुछ बैंडिट्स मारे जाते हैं और बहुत सारे भागने में कामयाब भी हो गए थे। लेकिन इस फाइट के बाद जिन अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि मेरी बॉडी और मेरी सोल दोनों ही एक बार फिर से इस बैटलफील्ड की फैमिलियर एयर में रिजॉइस हो चुके हैं। और फिर इसके साथ हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि ये फाइट खत्म हो चुकी थी और इस फाइट की थकान की वजह से जिन वहीं पर लेट जाता है। और जिनको इस दौरान बैंडिट्स को बिना किसी हेजिटेशन के मारता हुआ देखकर सियोंग काफी हैरान होकर कह रहा था, यंग मास्टर सियोन, वो क्या आप यूथफुल बॉडी में कोई रीबॉर्न एल्डर तो नहीं है? तो जिन उसे बताता है कि ऐसी कोई चीज नहीं होती और क्या तुझे सच में लगता है कि मेरे जैसा कोई जो कि इस छोटी सी फाइट के बाद ही इस तरह काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है, वो कोई रीबॉर्न एल्डर हो सकता है? तो सियोन कहता है, वैसे हाँ ऐसी बात भी है, लेकिन फिर भी इतनी छोटी उम्र में आप बिना किसी हेजिटेशन के किसी को कैसे मार सकते हैं? और मारने के अलावा आप उनकी डेड बॉडीज के पास इस तरह लेटे हुए हैं, तो ये चीज काफी ज्यादा अजीब है। और इसी के साथ साथ जब आप फाइट कर रहे थे तो शायद आपकी स्वॉर्ड में से स्वॉर्ड क्यों आई निकली थी? तो जिन अपनी सफाई देते हुए कहने लगता है कि ऐसी बात नहीं हो सकती, क्योंकि अभी तो मेरी इटर्नल कल्टीवेशन तो 20 साल के इर्द गिर्द ही है। खैर आपको ये चीज इस वजह से महसूस हुई होगी क्योंकि 13 स्वॉर्ड ऑफ सियोन वो एक इल्यूजनरी स्वॉर्ड टेक्निक है, तो आफ्टर इमेजेस बनना आम सी बात होती है। तो आपने भी शायद वही चीज नोटिस की होगी। जिनके इस बात को सुनने के बाद सियोंग और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्या 13 स्वॉर्ड ऑफ सियोन हो, क्या आप उसी के बारे में बात कर रहे हैं? खैर एक नोबल की स्वॉर्ड आर्ट उसी की तरह नोबल ही होगी और इस बारे में सोचना कि आप इस स्टेट में इस तरह की किसी टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है यंग मास्टर। क्योंकि मैं 40 साल का हूँ और तकरीबन 20 साल से इटर्नल एनर्जी को कल्टीवेट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। सियोंग इस बात को सुनने के बाद जिन उसे पूछने लगता है कि तुम कौन सी टेक्निक को प्रैक्टिस करते हो, तो सियोंग उसे बताता है कि वो 6 हार्मोनीज टेक्निक को इस्तेमाल करता है। सियोंग इस बात को सुनने के बाद जिन अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, इस जैसे किसी थर्ड रेट मैनुअल का इस्तेमाल करते हुए 20 साल की कल्टीवेशन करना, ये अपने ही आप में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव चीज है। मगर हम देखते हैं कि अपनी
टेक्निक के बारे में बताने के बाद सियोंग को खुश नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर अपने साथियों को आगे बढ़ने के लिए तैयार होने को बताने लगता है। मगर दूसरी तरफ जिन सियोंग की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन में सोच रहा था, हालांकि इसे कोई प्रॉपर टेक्निक नहीं मिली, लेकिन फिर भी इसकी कोशिशें बेकार नहीं गयी। इसे देखते हुए मुझे अपना पास्ट सर याद आ गया, जो कि भीख मांगकर और दूसरों की टेक्निक कॉपी करके आगे बढ़ता था। मगर सियोंग की तरफ देखते हुए जिन किसी और चीज के बारे में भी सोच रहा था, जिसके बारे में हमें फिलहाल बताया नहीं जाता। और फिर जिन हमें बताते हैं कि इसी तरह फिर मेरी भागदौड़ चलती रही और आखिरकार हम यूनान प्रोविंस में पहुंच ही गए। और फिर इसके साथ हमें सभी को यूनान प्रोविंस में दिखाया जाता है, जहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि जिस जगह पर इन्होंने 3 दिनों में पहुंचना था, वहाँ पर पहुंचते पहुंचते इन्हें 9 दिन लग चुके हैं। और क्योंकि इनका मिशन पूरा हो चुका था, तो कल सुबह इन लोगों को जिनको अलविदा कहना होगा, तो इसलिए ये सभी लोग अपनी लास्ट नाइट पर पार्टी करना चाहते थे, यानी कि ड्रिंकिंग, ईटिंग एंड हगिंग। खैर इसी के साथ शिफ्ट होता है और हमें सभी लोगों को इनमें बैठकर पार्टी करते हुए दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि ये लोग अपने मिशन के खत्म होने के बाद अपने बीवी बच्चों के पास जाने की बातें कर रहे थे। और इसी तरह इन लोगों की बहस भी हो जाती है कि वांडर्स को शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किसी की इनमें एंट्री पर सभी लोगों की नजर उसी पर चली गई थी। अरे ये तो वही लेडी है, मतलब कि इनमें अपनी लिन आ चुकी थी, जिसे देखते हुए अचानक से सियोंग जिनको अपनी एल्बो से हिट करने लगा, जैसे कि उसे कहना चाह रहा हो कि अबे क्या कर रहा है, जल्दी से उसे ड्रिंक करने के लिए हमारे पास इनवाइट कर। और उसकी इस बात को काफी ज्यादा सारी से समझते हुए जिन भी खड़ा होकर इनकी अटेंशन गेन करने के लिए हंसते हुए कहने लगता है, अब से यहाँ पर दोबारा मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई, अगर आप हमारे साथ बैठकर खाना खाना चाहें। लेकिन हम देखते हैं कि जिनकी इस बात पर कोई भी रिएक्शन ना देते हुए उसके पास ही आकर बैठ जाती है, जिसे देखते हुए जिन थोड़ा सा एम्बैरेस होते हुए कह रहा था, ओह आप तो पहले ही बैठ गई हैं, हा। और फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सभी के सभी गार्ड्स लिन का वहाँ पर वेलकम देने के साथ साथ ये भी पूछ रहे थे कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो लिन उनका शुक्रिया अदा करते हुए बताती है कि वो भी फ्रंट लाइन पर जा रही है, जिस चीज को सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और लिन की इस बात को सुनने के बाद वो सभी लोग बातें करने लगते हैं कि ऐसा क्या हुआ होगा कि ये फ्रंट लाइन पर जा रही हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन भी अपने मन ही मन में सोच रहा था कि इस जैसी जगह पर आने से पहले बड़े बड़े वॉरियर्स भी घबरा जाते हैं, लेकिन एक लड़की होने के बावजूद भी ये ऐसे किसी जगह पर अकेली जाना चाहती है। और क्योंकि ये सब कुछ सोचते हुए उसके दिमाग में काफी ज्यादा सवाल पैदा हो रहे थे, तो अपनी क्यूरियोसिटी दूर करने के लिए पूछ लेता है कि माय लेडी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ पर क्यों जाना चाहती हैं। तो इस सवाल पर लिन उसकी तरफ देखने के बाद कोई जवाब नहीं देती, और क्योंकि लिन इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती थी, तो इस सवाल को इग्नोर करने के लिए उसे कहने लगती है कि मुबारक हो, तुमने अपना वेट काफी ज्यादा लूज कर लिया है। तो लिन भी हंसते हुए कहने लगता है कि जैसा कि आपने इस चीज को नोटिस कर लिया, तो इसका मतलब है कि मेरी प्रैक्टिस का मेरी बॉडी पर थोड़ा बहुत असर हुआ ही है। तो लिन कहती है, हाँ सच में तुम काफी ज्यादा पतले हो चुके हो। तो जिन कहता है, मुझे शर्म आ रही है, इतनी भी तारीफ न करो। जिनकी इस बात को सुनते हुए अचानक से सियोंग भी कहने लगता है कि वो पूरी जर्नी के दौरान काफी ज्यादा रेकलेसली ट्रेनिंग करते रहे, और ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि पतला होने के साथ ये काफी ज्यादा हैंडसम भी हो जाएंगे। तो जिन भी हंसते हुए कहने लगता है कि मैंने भी सुना था कि मैं थोड़ा बहुत भी आया हूँ, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि लिन अचानक से खड़ी होकर वहाँ से जाते हुए कहने लगती है कि मुझे थोड़ी सी फ्रेश एयर लेनी है, तो इसलिए मैं बाहर जा रहे हूँ। जिसे अचानक से जाता हुआ देखकर लिन काफी ज्यादा हैरान तो होता है, लेकिन तभी अचानक से गार्ड के ये कहने पर कि यंग मास्टर सियोंग अगर पहली ड्रिंक आप लेंगे तो हमें काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो जिन भी हंसते हुए अपनी पार्टी को एंजॉय करने लगता है। और फिर इसी के साथ से शिफ्ट होता है और हमें बाहर की तरफ टहलते हुए लिन को दिखाया जाता है, जो कि जिन के बारे में सोचते हुए कह रही थी कि उसकी शक्ल बिल्कुल मांडू जैसी है। खैर ये अजीब सा नाम इस डोल का है। खैर लिन अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि उस वक्त उसने जिस मूव को शो किया था, बेशक वो एक कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन उसके पास पर इन्वेस्टिगेट करने पर मुझे तो बिल्कुल नहीं पता चला कि उसने पहले कभी उस तरह की किसी मार्शल आर्ट को सीखा है या फिर किसी भी मार्शल आर्ट को सीखा है। और इन्हीं कुछ चीजों की वजह से मुझे उसके अंदर काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी होने लगी, क्योंकि इतनी गंदी फिजिक और इस स्टेमिना के साथ वो उस लड़की को हरा ही नहीं सकता था। तो इसी वजह से मैं इसे इतनी ज्यादा डेंजरस प्लेस पर अकेली तो नहीं जाने दे सकती थी, तो मुझे इसे प्रोटेक्ट करना होगा। और इसकी शक्ल को देखकर साफ साफ पता लग रहा है कि इसका जिन पर दिल आ गया, क्योंकि बहन जी को जिन अपनी डोल की तरह ही काफी ज्यादा क्यूट लगता है। और क्योंकि बहन जी को जिन पसंद आ गया था, तो पूरी जर्नी वो उसका पीछा करती रही, जिस चीज को आम अल्फाजों में स्टॉकिंग भी कह ही सकते हैं। लेकिन फिर इस चीज को देखने के बाद कि जिन किस तरह काफी तरह आसानी से उन बैंडर्स को हरा सकता है, वो अपना फ्रंट लाइन पर जाने वाला इरादा रद्द करने के बारे में सोचने लगती है, बल्कि सोचने नहीं लगती, जाने का ठान ही लेती है। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो दोबारा से होटल की तरफ जाने के लिए मुड़ने लगती है, लेकिन तभी से किसी की चिल्लाने की आवाज सुनकर अपनी स्वॉर्ड निकालकर सामने की तरफ हमला करने के लिए बढ़ने लगती है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि सामने की तरफ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर था, जो कि लिन का उस पर हमला करने से पहले ही उस पर हमला कर देता है, जिसके उस अटैक को काफी देर आसानी से डॉज करने के बाद लिन उसके पीछे आ जाती है। और फिर अपने मन में सोचते हुए कि वो कुछ स्ट्राइक्स में मारा जाएगा, वो उस मॉन्स्टर पर काफी ज्यादा अटैक्स कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि लिन के इन अटैक्स का उस मॉन्स्टर पर जरा सा भी असर नहीं हुआ था, जिस चीज को देखकर लिन काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वो मॉन्स्टर अगले ही समय काफी
तरह से एलियन पर हमला कर देता है और उस मॉन्स्टर के एक ही अटैक में एलियन काफी ज्यादा दूर फेंका जाती है। लेकिन फिर काफी ज्यादा तरह से अपने आप को उस अटैक से संभालने के बाद जैसे ही उसने सामने की तरफ उस मॉन्स्टर को देखा तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्या एक परवर्ट, क्योंकि ये मॉन्स्टर थोड़ा सा बड़े साइज का इंसान था, इंसान नहीं था अबे, क्योंकि ये मॉन्स्टर बिल्कुल किसी इंसान की तरह था लेकिन काफी ज्यादा बड़ा था, थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी था। और सही है, कोई भी लड़की इस तरह के मॉन्स्टर को देखने के बाद यही कहेगी। खैर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा से एलियन पर हमला करने के लिए उसकी तरफ दौड़ने लगता है, जिसे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख एलियन उस पर काफी ज्यादा स्लैश अटैक्स कर देती है। लेकिन एलियन के इन अटैक्स का भी उस मॉन्स्टर पर जरा सा भी असर नहीं हो रहा था, जिस चीज को देख एलियन काफी ज्यादा घबरा जाती है। इस चीज को देखते हुए एलियन काफी ज्यादा हैरान हो ही रही थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे की तरफ से जिनके साथ आया हुआ एक गार्ड आ जाता है। अबे आखिर तू है कौन? ये कहते हुए वो गार्ड उस मॉन्स्टर की तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहा था, जिस गार्ड को यूएस बिना कुछ सोचे समझे उस पर अटैक करता हुआ देखकर लिन उसे ये कहकर रोकने की कोशिश तो करती है कि ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक है तो इससे पीछे रहो। लेकिन इतने में वो गार्ड उस मॉन्स्टर पर हमला कर चुका था। लेकिन इस हमले की वजह से उस मॉन्स्टर को तो कुछ नहीं होता, बल्कि इस चीज की वजह से उसी बंदे की तलवार टूट गई थी, जिस चीज को देखते हुए वो गार्ड हैरान हो ही रहा था। लेकिन एट द नेक्स्ट मोमेंट हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपना हाथ उस गार्ड की बॉडी में पियर्स कर देता है और लिन भी पीछे की तरफ से उस मॉन्स्टर पर हमला करके उस गार्ड को बचाने की कोशिश तो करती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर लिन की उस स्वॉर्ड को काफी ज्यादा आसानी से पकड़ने के बाद पीछे की तरफ मुड़कर उसे काफी ज्यादा क्रीपी लुक देने लगता है, जिस चीज को देखते हुए लिन काफी ही ज्यादा घबरा चुकी थी। लेकिन इससे पहले कि वो मॉन्स्टर लिन पर हमला करके उसे खत्म कर पाता, तभी हम देखते हैं कि कोई चीज काफी तरीके से उस मॉन्स्टर पर हमला करने के बाद पीछे की तरफ आ जाती है और वो कोई चीज नहीं बल्कि अपना जिन था, जो कि लिन को उस घातक अटैक से बचाने के बाद जिसकी वजह से लिन मर भी सकती थी, उससे पूछने लगता है कि क्या आप ठीक हैं? तो लिन उसे बताती है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये पर्सन, और उस पर्सन की हालत को देखकर जो कि ऑब्वियसली उनका साथी ही था, वो सभी लोग काफी तरह गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जिन उन सभी के सभी लोगों को होटल में वापस जाने को बता रहा था, तो जिन की इस बात को सुनने के बाद सियोंग थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहता है कि आप ये क्या कह रहे हैं? इस पास्टर ने हमारे साथी को मार दिया है, तो हम यहाँ से कैसे भाग सकते हैं? तो जिन उसे बताता है कि ये हमारा पीछा करते हुए जरूर आएगा, तो तब अपना बदला पूरा कर लेना, लेकिन अब यहाँ से भागो, क्योंकि अगर हम यहाँ से नहीं भागे तो ये हम सभी लोगों को आहिस्ता आहिस्ता करके मार ही डालेगा। जिनकी इन सभी बातों को सुनने के बाद वो सभी लोग वहाँ से जाने को मान जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जिन की तरफ ही बढ़ रहा था, जिसका सामना करने के लिए जिन पूरी तरह से तैयार तो था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके सामने लिन आ जाती है, जिसने कि उस मॉन्स्टर की इस घातक अटैक को अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर लिया था। इस चीज को देखते हुए जिन काफी तेजी से उन सभी के सभी लोगों को तेजी से वहाँ से भागने को बताने लगता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि लिन भी उस मॉन्स्टर का अटैक ज्यादा देर तक ब्लॉक नहीं कर पाती और अचानक से ही अपना बैलेंस खोकर पीछे की तरफ गिरने लगती है। और अगर इस पोजीशन में लिन पर अटैक होता तो उसकी जान जाना पक्की थी। और फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर लिन पर हमला कर देता है, लेकिन पीछे की तरफ खड़ा हुआ जिन लिन को अपनी तरफ खींचकर उस अटैक से बचा लेता है और अपने अटैक को यूं मिस हुआ देखकर वो मॉन्स्टर भी जोर जोर से चिल्ला रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि जिन लिन के मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप रहने को बता रहा था और क्योंकि ये दोनों बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे थे तो वो मॉन्स्टर उन्हें ढूंढ ही नहीं पाता। और जिन भी उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए सोच रहा था कि जब से मैंने इसे देखा है इसने अपनी आंखें बिल्कुल नहीं खोली, तो क्या इसका मतलब है कि इसकी आंखें, यानी कि जिन को कुछ ना कुछ तो समझ आ गया था, जो चीज ऑब्वियसली हमें इस वक्त नहीं बताई जाती, यानी कि आगे देखो पता चल जाएगा। जिन उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए ये सब कुछ फिगर आउट कर ही रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे की तरफ से सियोंग और उसके सभी के सभी साथी जिनको आवाज लगाते हुए पूछने लगते हैं कि क्या आप ठीक हैं, और उन सभी लोगों का इस तरह आवाज करने की वजह से जिन और लिन दोनों ही घबरा जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस चीज की वजह से ये मॉन्स्टर काफी गंदे से स्माइल देने लगता है और फिर काफी तरीके से उसी होटल की तरफ बढ़ने लगता है और इस मॉन्स्टर को इस तरह उस होटल में जाता हुआ देखकर जिन काफी घबराते हुए कह रहा था, अरे नहीं, उस होटल में तो काफी ही ज्यादा लोग हैं। और फिर इसी के साथ सीन शिफ्ट करके हमें उसी होटल का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने काफी ज्यादा तबाही मचा दी थी और जिन और लिन का वहां से पहुंचने से पहले उसने काफी ज्यादा लोगों को मार भी दिया था। और फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि सामने की तरफ सियोंग उस मॉन्स्टर का मुकाबला कर रहा था। खैर इस चीज को मुकाबला तो नहीं कह सकते, क्योंकि सियोंग अपनी पूरी की पूरी जान लगाकर उस मॉन्स्टर से अपनी स्वॉर्ड छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। अबे छोड़ भी दे। सियोंग अपनी पूरी की पूरी जान लगाकर उस मॉन्स्टर के हाथों से अपनी स्वॉर्ड छुड़ाने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिन एक टेबल उठाकर उस मॉन्स्टर के सर पर मार देता है, जिस चीज की वजह से उस मॉन्स्टर ने सियोंग की तलवार से छोड़ी थी, लेकिन इसी के साथ काफी ज्यादा दूर जाकर फेंका भी जाता है और उस मॉन्स्टर को गिराने के बाद जिन वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोगों को चुप होने को बता देता है। लेकिन जिनकी इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए सियोंग उससे पूछने लगता है कि क्या आप ठीक हैं, और इसी के साथ जिनके मना करने के बावजूद भी वहाँ पर मौजूद दूसरे लोग भी काफी ज्यादा शोर मचा रहे थे, जिस चीज को देखते हुए जिन काफी ज्यादा घबरा कर अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि ये काफी ज्यादा पूरा हुआ, अगर ये लोग चुप नहीं हुए तो
यहाँ पर मौजूद कोई भी बंदा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जिन अपने मन ही मन में ये सब कुछ सोच रहा था, तभी हम देखते हैं कि सामने की तरफ वो मौसर भी खड़ा होने लगता है, जिसे यूं दोबारा से खड़ा होता हुआ देखकर सियोंग सभी लोगों को वार्न करने लगता है कि वो दोबारा से खड़ा हो रहा है, तो पार्ट के लिए दोबारा से तैयार हो जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिन जोर जोर से चिल्लाते हुए होटल में मौजूद चीजों को गिराने लगता है, और क्योंकि इस चीज की वजह से काफी ज्यादा शोर हो रहा था, तो वो मौसर किसी भी इंसान की पोजीशन का सही से अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। और इसी के साथ जिन भी वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोगों को चुप होने को बता देता है। और अब की बात जिन की इस बात को सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग चुप भी हो गए थे, जिसे देखते हुए जिन एक चेयर उठाकर सामने की तरफ फेंक देता है। और क्योंकि ये मौसर सिर्फ साउंड्स को सुनकर रिएक्ट कर रहा था, तो चेयर की नॉइस की वजह से उसका ध्यान उसी तरफ चला जाता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि होटल की ओनर की इस मौसर को देखकर काफी ज्यादा फटी हुई थी, और वो चिल्लाने की काफी ज्यादा कोशिश तो कर रहा था, लेकिन जिनके साथ आया हुआ एक गार्ड उसके मुंह पर हाथ रखे हुए था कि कहीं भाई साहब रोला डालकर हम सभी लोगों को मरवा ही ना दें। लेकिन दूसरी तरफ जिन अभी भी वो नॉइस क्रिएट करने वाली चीज को ढूंढ रहा था ताकि उस मौसर का ध्यान डाइवर्ट कर सके। और जहाँ एक तरफ जिन ये सब कुछ सोच रहा था, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन उस मौसर पर अटैक कर देती है। लेकिन वो मौसर लिन के इस अटैक को काफी ज्यादा आसानी से ब्लॉक करके उसे अपने आप से काफी ज्यादा दूर कर देता है। लेकिन लिन काफी ज्यादा जल्दी से अपने आप को संभालने के बाद दोबारा से उस मौसर पर काफी ज्यादा अटैक कर देती है। जिन अटैक्स का उस मौसर पर जरा सा भी असर नहीं हो रहा था, जिस चीज को रियलाइज करते हुए लिन जिन से सवाल करते हुए पूछती है कि इस चीज को हराने का कोई तरीका बताओ, तो जिन उसे बताता है कि ये सिर्फ और सिर्फ साउंड का इस्तेमाल करते हुए लोगों को लोकेट कर पाता है। तो इसी वजह से अगर तुम जरा सी भी आवाज नहीं करोगे तो ये मौसर तुम्हारे पास नहीं आएगा। और जिन की इस बात को सुनने के बाद वो ओडम जो कि काफी देर से जलाने की कोशिश कर रहा था, वो खुद ही अपने मुंह पर हाथ रख लेता है, जिस चीज की वजह से जिनके साथ आया वह गार्ड उसके मुंह से हाथ हटाते हुए राहत की सांस ले रहा था। एंड वो गार्ड भी लाइक शुक्र है जान छूटी। लेकिन इसी के साथ जिन अपने मन ही मन में ये भी सोच रहा था कि सिर्फ चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जिस वजह से रियलाइज कर लिया कि ये लोग शोर नहीं मचा रहे, तो ये अपनी नॉइस का इस्तेमाल करते हुए हमें लोकेट करना शुरू कर देगा। तो इसी वजह से इस चीज के होने से पहले मुझे इसको ठिकाने लगाना होगा। तो इस चीज को करने के लिए ये कहते हुए वो उस होटल मैनेजर की जमा मोजी की तरफ देख रहा था। मुझे इसकी अटेंशन गेन करनी होगी, और क्योंकि ये फिलहाल लेन से लड़ने में मसरूफ है, तो ये मेरी तरफ ध्यान नहीं देगा। अपने मन में सोचते हुए वो पीछे से लिन को चुप होने को बताने लगता है, जिस चीज को देखकर लिन काफी ज्यादा हैरान तो होती है, लेकिन फिर भी जिन की इस बात पर अमल करते हुए उस मौसर से थोड़ा सा पीछे हट गई। और फिर हम देखते हैं कि जिन दोबारा से उस होटल में दौड़ फोड़ करना शुरू कर देता है। और ये सब कुछ करते हुए जिन अपने मन ही मन में सोच रहा था कि इसकी तरफ अप्रोच करने से पहले मुझे इसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए थोड़ी सी नॉइस क्रिएट करनी होगी, क्योंकि अगर इसे हर तरफ से आवाजें सुनाई देने लगेगी तो शायद ये कंफ्यूज हो जाए, जिससे इसकी वजह से मैं काफी ज्यादा आसानी से इस तक अप्रोच कर सकता हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिनकी टेक्निक का उस पर असर भी हो रहा था, क्योंकि हर तरफ से शोर होने की वजह से वो जिनकी लोकेशन का सही तरह से अंदाजा ही नहीं लगा पा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जिनको इस तरह तोड़ फोड़ करता हुआ देखकर सियोंग अपने मन ही मन में सोच रहा था कि इसके पैसे किसने देने हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जिन उस मौसर के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका था। अब ठीक है, मुझे एक सिंगल मिस्टेक भी नहीं करनी, क्योंकि अगर इसकी हाल मुझे जरा से भी टच हो गए तो फिर ये मेरी बॉडी का चीथड़े चीथड़े कर देगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे ही जिन उस मौसर के गले को पकड़ने वाला था, अचानक से पीछे खड़े हुए किसी बंदे को हिचकी लग जाती है, इसी वजह से जिन की फटकर हाथ में आ चुकी थी। और ये हिचकियां करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही होटल ओनर था। और क्योंकि इसकी हिचकी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो वो मौसर भी उस होटल मैनेजर की हिचकी को सुनकर उसकी तरफ बढ़ने के लिए पीछे की तरफ मुंह कर लेता है, यानी कि अपने जिन की तरफ मुंह कर लेता है। और उस मौसर को अपने इतने ज्यादा करीब देखकर जिनकी लिटरली फट चुकी थी, और जिनकी नजरों में ये मौसर कुछ इस तरह का दिख रहा था, जिससे इसको देखते हुए लिन काफी तरह घबरा कर उस मौसर पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ उस मौसर को अपने इतने ज्यादा करीब देखकर जिनका प्राय तो काफी ज्यादा था, लेकिन फिर अपने होशोवास में आते हुए सोचने लगता है कि ना, अब मैं पीछे नहीं हट सकता, अब आर या पार। अपने मन में ये कहते हुए वो उस मौसर की आंखों को खोल लेता है, जिसकी वजह से उस मौसर को काफी ज्यादा पेन हो रही थी। और इस चीज को देखते हुए लिन भी काफी ज्यादा हैरान होकर अपने मन ही मन में कहती है, व्हाट द हेल, क्या इस मौसर की कमजोरी इसकी आंखें हैं। और फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जिन उस मौसर को धक्का देकर नीचे की तरफ गिरा देता है, और इसी के साथ जोर से चिल्लाते हुए लिन को उसके मुंह में देने को बता देता है, यानी कि उसके मुंह के अंदर अटैक करने को बता देता है। लेकिन कहीं न कहीं लिन ने भी जिन की बॉडी से रिलीज होती हुई स्वॉर्ड क्यूआई को नोटिस कर लिया था। लेकिन फिर जिन की इस बात को सुनने के बाद अपनी बॉडी से ऑरा रिलीज करते हुए उस मौसर के मुंह में अटैक कर देती है, जिस अटैक के दर्द की वजह से वो मौसर जोर जोर से चिल्लाते हुए झटपटाने लगता है। और क्योंकि वो मौसर इंसानों की तरह दिखता था, तो उस मौसर को इतना चिल्लाता हुआ देखकर लिन को काफी तरह अजीब सा फील होने लगता है, जिस चीज को देखते हुए जिन भी लिन की स्वॉर्ड को पकड़ते हुए उस मौसर को मारने के लिए उसकी मदद करने लगता है। और फिर आखिरकार थोड़ी देर की मुशक्कत के बाद वो मौसर फाइनली मारा जाता है। और ये एक्सपीरियंस उन सभी के सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा ब्रूटल था, जिस चीज की वजह से कुछ लोगों को सदमा लग चुका था और कुछ लोग काफी ही ज्यादा हैरान थे। इसी के साथ से शिफ्ट होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि सियोंग अपने मरे हुए साजियों की बॉडी के पास खड़ा हुआ था। लेकिन अचानक से वहाँ पर जिन को आया हुआ देखकर पूछने लगता है कि
क्या आप यहाँ से जा रहे हैं? तो जिन उसे बताता है कि हाँ मुझे अभी भी थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करना है तो मुझे यहाँ से जाना होगा, जिस पर स्योंग भी एक स्माइल के साथ उसे सेव करने की दुआ देने लगता है। और इसी तरह की कुछ बातों के बाद अचानक से जिन कुछ बुक्स निकाल कर उन्हें पकड़ाता है कहने लगता है ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसे कि अगर तुम लोग सीख जाओगे तो तुम्हारी ये काफी जरा अच्छा हो जाएगा। और उस बुक को पढ़ते पढ़ते अचानक से जब स्योंग ने पूछा कि ये कौन सी टेक्निक है तो जिन उसे बताते हैं कि ये कुछ ज्यादा तो नहीं लेकिन 6 हार्मोनीज मेथड से काफी ज्यादा बेहतर है। और जिन इस बात को सुनने के बाद अचानक से स्योंग काफी ज्यादा हैरान हो गया। 6 हार्मोनीज मेथड से बेटर तुम्हारा मतलब है? और स्योंग की इस बात को मुकम्मल करते हुए जिन उसे बताता है कि ये प्रिजर्वेशन हार्ड मेथड है। लेकिन अभी भी स्योंग काफी ज्यादा हैरान होकर उसे पूछ रहा था कि आप हमें ये क्यों देना चाहते हैं? और जिन इसकी इस बात को सुनता तो है लेकिन पेपी अपनी बात मुकम्मल करते हुए बताने लगता है कि इस मेथड के अंदर मैंने कुछ और भी ज्यादा चीजें ऐड की हैं जो कि ज्यादा कुछ तो नहीं लेकिन एक न एक दिन ये तुम्हारी जान जरूर बचाएगा। और फिर इसी के साथ जिनकी तौर से पता चलता है कि इसकी पिछली जिंदगी में कैप्टन सियोलपंग ने इसे ये टेक्निक दी थी, जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इसने सिर्फ 10 सालों में ही 60 साल की कल्टीवेशन ऑब्टेन कर ली थी। खैर इसी के साथ हम देखते हैं कि स्योंग जिन से पूछने लगा कि ये सब कुछ आप हमारे साथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो मिले हुए सिर्फ और सिर्फ 10 दिन हुए हैं और अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इन सभी चीजों का मैं आपको पे बैक कैसे करूँ। तो स्योंग इन सभी बातों को सुनते हुए जिन कहने लगता है कि हमने अपनी जिंदगी के लिए एक साथ लड़ाई की और इसी के साथ इन कुछ दिनों में हमने एक साथ कुछ अच्छे और बुरे पल गुजारे, तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम लोग दोस्त हैं? और क्योंकि अब मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है तो इसलिए मैं ये सब कुछ तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे दोस्त समझते हुए ये चीज एक्सेप्ट कर लो। तो जिनकी इन सभी बातों को सुनते हुए स्योंग थोड़ा सा इमोशनल होते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लगता है। लेकिन फिर अचानक से जिन्होंने कहने लगता है कि अब मुझे जाना होगा क्योंकि आगे का सफर बहुत ज्यादा है तो मैं और ज्यादा लेट नहीं होना चाहता और मैं आशा करता हूँ कि अगली बार जब हम मिले तो तुम तीनों फर्स्ट रेट की मार्शल आर्टिस्ट हो। तो स्योंग भी उसे कहने लगता है कि मैं अपनी पूरी जान लगाकर एक फर्स्ट रेट का मार्शल आर्टिस्ट बनकर रहूंगा। इसी के साथ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लिन जिन की तरफ देखते हुए कह रही थी मैंने आज तक किसी भी ऐसे मार्शल आर्टिस्ट को नहीं देखा जो कि अपनी मार्शल आर्ट दूसरों को देता हो, तुम दूसरों से काफी अलग हो। लिन की इस बात को सुनने के बाद जिन उसे बताता है कि वैसे भी वो सियोनवो क्लैन की कोई सीक्रेट टेक्निक नहीं थी, सीक्रेट छोड़ो उसमें सियोनवो क्लैन की किसी टेक्निक का जरा सा भी जिक्र नहीं था, तो तुम्हें इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम फ्रंट लाइन पर क्यों जाना चाहती हो? और फिर उसे डराने के लिए बताने लगता है कि फ्रंट लाइन पर कुछ ऐसे भी मॉन्स्टर्स होते हैं जिनके ऊपर स्वॉर्ड कोई भी काम नहीं करती, तो इस तरह के किसी डेंजरस प्लेस पर जाकर तुम अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रही हो? जिनकी इन सभी बातों को सुनने के बाद लिन उसे बताती है कि कल मैंने इस चीज के बारे में काफी कुछ सोचा लेकिन एट द एंड मुझे लगता है कि मुझे वहाँ पर जरूर जाना चाहिए क्योंकि जैसा कि तुमने मुझे बताया कि वहाँ पर काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे जैसे ही कुछ लोग वहाँ पर फाइट भी कर रहे होंगे। तो अगर इस वक्त मैं यहाँ से वापस चली जाती हूँ तो ये चीज मेरे लिए काफी तरह शर्मनाक होगा। और वैसे भी मैंने मार्शल आर्ट अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए सीखी थी क्योंकि मेरे फादर ने हमेशा से ही मुझे राइटियसनेस के बारे में बताया है और जिस तरह की तुम बातें कर रहे हो तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी नजर में सिर्फ और सिर्फ एक औरत हूँ, ना कि कोई मार्शल आर्टिस्ट। और इसी के साथ हम देखते हैं कि लिन की इन सभी बातों को सुनने के बाद जिन अपनी कही गई बात पर रिग्रेट करने लगता है कि वो किस तरह एक प्योर मार्शल आर्टिस्ट को एक इमेच्योर गर्ल समझने की भूल कर सकता है। और फिर जल्दी से लिन से माफी मांगते हुए कहने लगता है कि मैंने आपके जैसे किसी बड़ी सोच रखने वाली मार्शल आर्टिस्ट को मिसजज किया और इस चीज को सोचने की वजह से मुझे काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है, तो प्लीज मुझे माफ करते हैं। और जिनकी इस रवैये को देखते हुए लिन मुस्कुराते हुए उसे माफ करते हुए कहने लगती है कि आप सच में एक ट्रू मैन हैं जो कि अपनी गलती को कबूल करने में नीचा महसूस बिल्कुल नहीं करता, जिस चीज को सुनकर जिन भी मुस्कुराने लगता है। एंड फिर इसी के साथ से शिफ्ट करके हमें ब्लड डेमन कल बैटलफील्ड की तरफ लाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि डिमोनिकल के एक वॉरियर ने किसी पर्सन को काफी ज्यादा ब्रूटली खत्म कर दिया था, जिस चीज को देखते हुए उस मरे हुए बंदे की साथी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिस चीज को देखते हुए वो डिमोनिकल वॉरियर जोर जोर से हंसते हुए कहने लगता है मेरे सामने होने के बावजूद भी तू किसी और की तरफ देख रही है, तेरी यह चीज करने की हिम्मत भी कैसे हुई? खैर फिर इसी के साथ हमें डिमोनिकल की सेवन स्काई मिसफॉर्चून टीम के बारे में बताया जाता है जिनके लीडर ये दो ट्विंस भाई हैं, जहां हम देखते हैं कि फर्स्ट ट्विन उस लड़की के काफी ज्यादा करीब जाते हुए कहने लगा क्या ये लड़का तेरा लवर था? खैर चिंता मत कर, तो काफी जल्दी इसके बारे में भूल जाएगी, मेरी नई नवेली दुल्हन। जिस चीज की वजह से उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन क्योंकि सेकंड ट्विन ने उसे पकड़ रखा था तो वो कुछ नहीं कर पा रही थी। भाई मुझसे और ज्यादा कंट्रोल नहीं हो रहा, ये बिच कुछ ज्यादा ही हिल रही है। सेकंड ट्विन इस तरह की बकवास कर ही रहा था, तभी हम देखते हैं कि कोई फ्लेयर फायर कर देता है, जिस चीज को देखते हुए सेवन स्कार्स में से एक पर्सन जिसके चेहरे को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये इस चीज की वजह से वरीड है, वो सभी लोगों को बताने लगता है कि यहाँ पर किसी ने फ्लेयर फायर कर दिया है, तो शायद हम थोड़ी सी दिक्कत में फंसने वाले हैं। ये कहते हुए अचानक से उस फ्लेयर फायर करने वाली लड़की की तरफ कूदते हुए कह रहे थे नहीं, उनके आने से पहले हमें कुछ और लड़कियों को कैप्चर कर लेना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि वो सभी लोग भी उन सेवन स्कार्स से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे और एक लड़की अपने सभी साथियों को डिफेंस फॉर्मेशन बनाने को बता देती है। एंड फिर इसके साथ हम देखते हैं कि दोनों पार्टीज की फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा होता है कि डिमोनिकल के वॉरियर्स उन लोगों पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन क्योंकि इन लोगों की कोऑर्डिनेशन
काफी ज्यादा अच्छी थी तो वो डेमोनिक वॉरियर्स उन लोगों का कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहता तो बहुत ही जल्द इन लोगों का हारना पक्का था, क्योंकि इस फाइट की वजह से इन सेवन स्कार्स पर तो जरा सा भी असर नहीं हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ ये लोग किसी वजह से जोर जोर से हाँफ रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किसी को देखकर फर्स्ट विन काफी ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों का बैकअप पहुंच चुका था। जहाँ सबसे पहले हमें 13 सोरिंग ड्रैगन कॉर्प्स के फोर्स स्क्वाड लीडर ड्यांगचेंग होक को दिखाया जाता है, जिसे कि मैं खाली होक कहूंगा, जिसे यहाँ पर देखते हुए उसके साथी तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे। लेकिन दूसरी तरफ सेवन स्कार्स में से एक पर्सन होक को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, बॉस ब्रदर ये ड्यांगचेंग होक यहाँ पर पहुंच चुका है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट विन उस पर हमला करने के लिए बढ़ते हुए कह रहा था, मैं ऐसा संभालता हूँ, तब तक तुम इसके साथियों का खेल खत्म करो। ये कहते हुए वो अपनी एक मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए एक टाइप का स्पिनर बन जाता है, यानी कि काफी ज्यादा तेजी से घूमते हुए होक पर हमला करने के लिए बढ़ रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि होक काफी ज्यादा आसानी से इसके इस फास्ट अटैक को भी रोक लेता है, जिस चीज को देखते हुए फर्स्ट विन भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और अगले ही समय होक के एक ही अटैक में वो काफी ज्यादा दूर फेंका जाता है। खैर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन्हीं सेवन स्कार्स में से एक अपने बड़ी भाई को बता रहा था कि शायद यहाँ पर कोई और भी है, जिस चीज को सुनते हुए पहले तो उसका बड़ा भाई काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन फिर उस पर्सन को देखने के बाद काफी ज्यादा घबरा कर कह रहा था, ये तो टांग क्लैन की स्वॉर्ड डेक टांग योयुन है। और हाँ, इनके नाम मुझे सही से प्रोनाउंस नहीं करने आते, तो अगर गलती हो जाए तो इग्नोर कर देना। एंड फिर दोबारा से हमें फर्स्ट विन और होक की फाइट की तरफ लाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों की फाइट काफी ज्यादा इंटेंस चल रही थी। लेकिन अचानक से ही होक के एक अटैक से इंजर्ड होकर फर्स्ट विन थोड़ा सा पीछे हो जाता है। एंड फिर इसी के साथ सेकंड विन को ये बताते हुए, जिसने के पहले वाली लेडी को पकड़ रखा था, मैं इसे यहाँ पर रोक कर रखता हूँ, तब तक तुम दूसरी बिच को पकड़ो, क्योंकि हम इन दोनों को यहाँ पर ले जाने वाले हैं। और इस बात को सुनने के बाद वो सभी योयुन पर हमला भी कर देते हैं। और हाँ, इसी टांग क्लैन की लेडी का नाम योयुन है, जो कि उन सभी लोगों को उस पर हमला करता हुआ देखकर वहाँ से भागने लगती है। और योयुन को यहाँ से भागता हुआ देखकर वो सभी भी उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ से भागते हुए योयुन के चेहरे पर एक स्माइल थी, यानी कि इन सभी लोगों का काफी गंदे तरीके से काटा गया था। और योयुन के चेहरे पर स्माइल को देखते हुए उसके पीछे वाला पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो गया। लेकिन इससे पहले कि कुछ समझ पाता, तभी हम देखते हैं कि कोई पर्सन काफी ज्यादा तेजी से आते हुए उस बंदी का खेल खत्म कर देता है, यानी कि भाई को समझने का मौका भी नहीं मिला और सीधा स्वर्ग सुधार गए। और अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि इस लड़की को बचाने वाला कोई लड़का है या फिर लड़की, लेकिन इन दोनों की कोनों से इतना तो पता चल ही जाता है कि ये 13 सोरिंग ड्रैगन कॉर्प्स का वाइस लीडर है। खैर दूसरी तरफ अपने भाई को मरता हुआ देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे, और इसी के साथ इन लोगों को समझने में देरी भी नहीं लगती कि इन लोगों का काफी गंदे तरीके से काटा गया है, यानी कि ये इन लोगों के ट्रैप में फंस चुके हैं। इस चीज को देखते हुए योयुन भी मुस्कुराते हुए कह रही थी, हमें डिमोनिकल के पागल लीडर्स, क्या तुम लोगों को अब समझ आ रहा है। ये कहते हुए उसने सेकंड वेव पर हमला कर दिया था, जिस अटैक को ब्लॉक करते हुए वो पीछे आ गया था। लेकिन फिर उसका एक भाई उसे खुशखबरी देते हुए बताता है कि ऊपर देखो, ऊपर से भी कोई अटैक कर रहा है। एंड इसी के साथ हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ से अटैक करने वाला 13 सोरिंग ड्रैगन कॉर्प्स कैप्टन फू यांग था, जो कि अपने एक अटैक में उस खुशखबरी देने वाले पर्सन का खेल खत्म कर देता है। एंड फिर इसी के साथ हमें एक और न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि काफी देर से अपने एक ही अटैक में काफी सारे लोगों का खेल खत्म कर देता है, यानी कि ये बंदा सीधा सर ही कलम कर रहा था। अबे यार, ये तो जरा अच्छा ख्वाब था, लेकिन तुम सालों ने मुझे जगाया क्यों, यानी कि भाईजान ओरा फार्म कर रहे हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि ये फर्स्ट वर्ल्ड लीडर हान ग्योसंग है, और इस पर्सन को अपने साथियों को इस तरह मारता हुआ देखकर सेकंड विन काफी ज्यादा घबरा जाता है, और इसी के साथ अपने भाई को वहाँ से भागने को बताने लगता है। तो फर्स्ट विन भी गालियां देते हुए वहाँ से भागने की तैयारी करने लगता है, जिस चीज को देखते हुए वाइस कैप्टन सागुनिल आगे आते हुए कह रहा था, और हाँ, ये लड़का ही है, क्या तुझे सच में लगता है कि तू यहाँ से भाग सकता है, तू यहीं पर मरने वाला है। ये कहते हुए सागुनिल वहाँ से भागते हुए फर्स्ट विन पर हमला कर देता है, जिस अटैक की वजह से फर्स्ट विन थोड़ा बहुत तो इंजर्ड होता ही है, लेकिन वो दोनों वहाँ से भागने में कामयाब हो चुके थे। खैर इसी के साथ हम देखते हैं कि क्योंकि इस फाइट में उस लड़की का पार्टनर मारा गया था, तो वो उसकी बॉडी के पास बैठकर जोर जोर से रो रही थी, जिस चीज को देखते हुए उन फोर्स स्क्वाड लीडर को भी डिमोनिकल वॉरियर्स पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर 7th कॉर्प्स कमांडर सियोल पांग आ जाते हैं। लेट होने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या सिचुएशन है। तो हम देखते हैं कि अचानक से सियोल पांग का गिरबान पकड़कर उस पर गुस्सा होने लगता है, यानी कि सिंपल वर्डिंग में गुस्सा उन डिमोनिक वॉरियर्स पर था और निकाल सियोल पांग पर रहा है। अगर तू थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंच चुका होता तो हम उन लोगों में से एक और को मार सकते थे। होक की इस बात को सुनते हुए सियोल थोड़ा सा निराश होकर उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों होक सारा का सारा ब्लेम इस पर लगाई जा रहा था कि अगर तू यहाँ पर पहले पहुंच चुका होता तो शायद हम उन दोनों को भी मार सकते थे। इसी वजह से मैंने कहा था कि एक रैंडम लोली सोल्जर को इस तरह का स्क्वाड लीडर नहीं बनाना चाहिए। अब होक की इस बात को सुनते हुए, जो कि कुछ ज्यादा ही हो चुका था, अचानक से 7th स्क्वाड की वाइस लीडर आगे आते हुए कहने लगती है, बस अब बहुत हो चुका फोर्स स्क्वाड लीडर, अगर अब इससे आगे आपने कुछ कहा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आपका हम पर गुस्सा करने का बिल्कुल भी हक नहीं बनता, क्योंकि हमारी स्क्वाड पर भी 5 क्यूनिंग स्पिरिट्स और एक स्पाइडर स्पिरिट ने हमला कर दिया था, जिस फाइट में हमने अपने 2 स्क्वाड मेंबर्स को भी खो दिया, और तुम उस पर्सन पर गुस्सा हो रहे हो जो कि उस स्पाइडर स्पिरिट को मारते ही काफी तेजी से यहाँ पर भाग आया। वाइस लीडर की इस बात को सुनने के बाद होक भी उन क्यूनिंग स्पिरिट्स के बारे में सोचने
सोचने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि जिनने कल जिस मॉन्स्टर का सामना किया था वो एक क्यूनिंग स्पिरिट है। और इसी के साथ हमें स्पाइडर स्पिरिट के बारे में भी बताया जाता है, जो कि लोगों को मारकर अपने आप को ताकतवर करती है। यही चीज बताते हुए वाइस लीडर भी होक को कह रही थी कि क्योंकि ये स्पाइडर स्पिरिट वक्त के साथ साथ काफी ज्यादा ताकतवर होती रहती हैं, तो इसीलिए कहीं पर भी अगर कोई स्पाइडर स्पिरिट नजर आ जाए तो उसे वहीं पर मार देना चाहिए। जिन सब चीजों के बारे में तुम्हें भी पता है, तो हमारे स्क्वाड लीडर को ब्लेम करना बंद करो। अब इन बातों को सुनते हुए होक भी सियोल की गिरेबान को छोड़ देता है। अच्छा ऐसा है। जिस चीज को देखते हुए वाइस लीडर को और भी गुस्सा आने लगा। क्या तुम सिर्फ यही कहना चाहते हो? जल्दी से सियोंग पग से माफी मांगो। लेकिन हम देखते हैं कि सियोल खुद ही अपने वाइस लीडर को रोकते हुए कहता है उसने अपने एक स्क्वाड मेंबर को खोया है, तो जाने दो। तो वाइस लीडर कहती है लेकिन हमने भी तो खोए हैं। मगर सियोल हंसते हुए उसे कह रहा होता है कि मैं ठीक हूँ, तुम्हें ये चीज करने की जरूरत नहीं है। जिस पर वाइस लीडर भी कुछ नहीं कह पाती। लेकिन ये सब कुछ देखते हुए यूयोन आगे आते हुए कहती है क्योंकि हर बार तुम इतने ज्यादा सॉफ्ट होती हो तो ये होक तुम्हारी बेइज्जती करके चला जाता है। अगर तुम इसी तरह करते रहे तो ये चीज तुम्हारे स्क्वाड मेंबर्स के लिए भी अच्छी नहीं होगी। योयन की इस बात को सुनते हुए सियोल पंग कहता है कि अच्छा ऐसे। और अब सियोल की इस बात पर योयन भी कुछ नहीं कह पाती। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिस लड़की को मैं लड़की समझ रहा था वो सियोल से होक की तरफ से माफी मांगने लगता है। मगर सियोल को होक की उस बैड बिहेवियर से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा था। खैर इस ड्रामे से दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फर्स्ट स्क्वाड लीडर अपने कैप्टन से कहने लगा, कैप्टन क्या आज ही वो दिन है जब न्यू रिक्रूट्स आने वाले हैं? तो कैप्टन उसे बताता है कि यहाँ पर सेटल होने में उन्हें देरी तो लगेगी, मगर तब तक मेरी आशा है कि वो यहाँ पर सर्वाइव भी कर जाएं। और कैप्टन के ये कहते हुए हमें जिन को दिखाया जा रहा था। खैर इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन सेकंड हेडक्वार्टर के वेटिंग रूम में पहुंच चुका था, जहां उन दोनों के अलावा सिर्फ एक और न्यू ज्वाइनिंग को देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होता, क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी में भी यही हुआ था। जिन उस लड़की की तरफ देखते हुए ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे ही खड़ी हुई लिन जिनसे सवाल करते हुए पूछती है, मैंने सुना है कि 13 कॉप्स मेंबर की एवरेज एज बाकी सभी कॉप्स के यंगेस्ट मेंबर से भी काफी ज्यादा छोटी है। क्या इस चीज का रीजन एक्सपीरियंस मार्शल आर्टिस्ट की डेथ है? तो जिन उसे बताते हैं कि हाँ ये बात भी हो सकती है, लेकिन छोटी उम्र के मार्शल आर्टिस्ट हर सोरिंग ड्रैगन कॉप्स में मिल जाएंगे। एंड फिर इसी के साथ जिनकी थिंकिंग से हमें पता चलता है कि 13 कॉप्स में कैप्टन और वाइस कैप्टन के अलावा बाकी सभी काफी ज्यादा यंग हैं। खैर जिनकी उस बात को सुनने के बाद लिन थोड़ा सा सोचते हुए कहने लगती है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये जगह सिर्फ उन यंग मार्शल आर्टिस्ट से भरी हुई है जिन्हें फोर्सफुली यहाँ पर भेजा गया है। इन दोनों के इस कॉन्वो को सुनते हुए अचानक से वो लड़की भी आगे आते हुए पूछती है, तो इस जगह पर एक्सपीरियंस मार्शल आर्टिस्ट वॉलंटियर क्यों नहीं करते? तो जिन उसे बताता है कि ना ही इस जगह से कोई फेम हासिल होता है और ना ही कोई पैसा, तो इसीलिए वो लोग यहाँ पर नहीं आते। जिनकी इस बात को सुनकर उन लोगों का काफी ज्यादा हैरान होने पर जिन उसे दुनिया की सबसे ज्यादा कड़वी सच्चाई बताते हुए कहता है, फ्रंट लाइन पर जो भी होता है उसके बारे में आउटसाइड के लोगों को कुछ भी नहीं बताया जाता। यानी कि बेशक तुम यहाँ पर कोई झंडे गाड़ कर मरो या फिर किसी पैथेटिक लूजर की तरह मर जाओ, बाहर के लोगों को इस चीज के बारे में बताने वाला कोई नहीं होगा। और क्योंकि इस जगह पर ना ही कोई इतना ज्यादा पैसा मिलता है और ना ही कोई फेम मिलती है, तो इसीलिए एक्सपीरियंस मार्शल आर्टिस्ट इस डेंजरस प्लेस पर नहीं आते। जिन उन सभी लोगों को ये सब कुछ बता ही रहा था, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर 13 कॉप्स का वाइस कैप्टन पहुंच जाता है, जो कि स्विफ्ट फैल्कन स्वॉर्ड ह्यून योंगबा है। और क्योंकि इसका नाम काफी ज्यादा मुश्किल है तो इसे मैं वाइस कैप्टन ही कहने वाला हूँ, जो कि अचानक से लिन के पीछे बताते हुए उन्हें अपना इंट्रो देते हुए बताता है कि तुमने मेरे नाम के बारे में तो सुना ही होगा। और इस पर्सन को देखने के बाद जिन अपने मन ही मन में सोच रहा था कि एक भी ऐसा दिन नहीं गुजरा जब मैंने इस पर्सन को याद नहीं किया होगा, और इस पर्सन को याद करने के पीछे इसका क्या रीजन है वो हमें आगे ही पता चलेगा। जिन वाइस कैप्टन की तरफ देखते हुए सब कुछ सोच रहा था, तभी हम देखते हैं कि लिन काफी ज्यादा बोल्डली कहती है, मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सुना, क्या तुम फेमस हो? लिन के इस बात को सुनने के बाद वाइस कैप्टन एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए कहते हैं, हाँ सही है, फ्रंट लाइन में हमारी अचीवमेंट्स के बारे में नहीं बताया जाता, तो इसी वजह से तुम्हें हमारे बारे में नहीं पता होगा। तो लिन कहती है, सच्ची? क्योंकि मुझे सभी के सभी मार्शल आर्ट के मिरेकल्स पर मौजूद मास्टर्स के बारे में पता है। तो क्या तुम भी उसी लेवल के मार्शल आर्टिस्ट हो? जिस पर वाइस कैप्टन अगेन करने लगता है। और लिन की इस बात को सुनते हुए उसके पीछे खड़ा हुआ जिन भी जोर जोर से हंसते हुए अपने मन ही मन में सोच रहा था, ये तो पहली ही मीटिंग में वाइस कैप्टन की वीक पॉइंट्स पर स्टैप कर रही है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि लिन की इन बातों को सुनते हुए वाइस कैप्टन काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहने लगे, ऑलराइट, हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है, तो जल्दी से इस पेपर वर्क को खत्म करके तुम्हारी स्क्वाड में तुम्हें फेंक आता हूँ। अच्छा तो पहला है सियोनवो क्लैन का थर्ड सन सियोनवो जिन। ओहो, सियोनवो क्लैन। अच्छा तो अगला है चोन ज्यून, एल्डेस्ट डॉटर ऑफ चोंगासन ऑफ द गाइजू डेडली गार्डियंस। हैं? क्या? गाजू डेडली गार्डियंस तो एक अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट है, तो ये यहाँ पर क्या कर रही है? और अपने क्लैन के बारे में इस तरह की बात को सुनकर गासिंग भी थोड़ी देर के लिए काफी ज्यादा नर्वस हो गई थी। एंड जिन भी उस लड़की की तरफ देखते हुए सोचने लगता है, एक अनऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्टिस्ट की बेटी फ्रंट लाइन पर वॉलंटियर कर रही है, तो यकीनन सभी लोगों का इस पर शक करना बनता है। लेकिन दूसरी तरफ लिन की काफी ज्यादा कम इन्फॉर्मेशन को देखकर वाइस कैप्टन, जो कि उस पर पहले ही काफी ज्यादा गुस्सा थे, वो लिन को भी अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट से होने का इल्जाम लगा देते हैं, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन में उसके पेरेंट्स और उसके सेक्ट के बारे में बिल्कुल भी बताया नहीं गया था।
था। जिस चीज को देखते हुए जिन भी अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि हाँ, इसने मुझे सिर्फ अपना नाम बता के इंट्रोड्यूस किया था, और इस बार मैं सोचना कि सोयल भी इसे इसका नाम लेकर पुकार रही थी, तो इसका साफ साफ मतलब यही बनता है कि ये किसी आम बैकग्राउंड से नहीं है। और जहाँ एक तरफ जिन इस तरह के एस्टिमेट कर रहा था, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन वाइस कैप्टन को अपने ऊपर इस तरह का आरोप लगाता हुआ देखकर अपना नाम बता देती है। तो वाइस कैप्टन उसे समझाते हुए बताता है कि बाजी, एक ही नाम काफी सारे लोगों का होता है, तो फ्रंट लाइन पर आप अपना नाम बताकर वॉलंटियर तो नहीं ना कर सकते। लेकिन वाइस कैप्टन की इस बात को सुनने के बाद जिन काफी ज्यादा हैरान होकर कह रहा था, क्या एक झूठ? इन लोगों को तो 7 स्टार लीडर की आइडेंटिटी के बारे में भी बिल्कुल नहीं पता था, और इस तरह का तो कोई रूल भी नहीं है। और यही बात लिन भी वाइस कैप्टन को बताती है कि मैंने तो इस तरह का कोई रूल नहीं सुना। तो वाइस कैप्टन, जो कि यकीनन लिन के थोड़ी देर पहले वाले रूड बिहेवियर को देखकर उसे यहाँ पर एडमिट नहीं करना चाह रहा, वो गुस्सा होते हुए कहता है कि हमारे 13 कोर्स में यही होता है, तो अगर तुमने यहाँ पर ज्वाइन होना है तो अपने पेरेंट्स और सेट को रिवील करो, या फिर किसी और सोरिन ड्रैगन कोर्स को ज्वाइन कर लो। अब पानी का सर से ऊपर जाता हुआ देखकर जिन आगे आते हुए लिन की आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए उसे बताता है ये जेगल क्लैन के जेगल सुइल की क्लोज फ्रेंड है, तो तुम्हें इन पर इस तरह के इल्जामात नहीं लगाने चाहिए। तो तुम्हें जेगल क्लैन के बारे में तो पता ही होगा, यानी कि जेगल क्लैन की वही स्वॉर्ड जीनियस जिनके फादर म्यूरियम अलायंस के स्ट्रेटेजिस्ट हैं। जिनकी इस बात को सुनते हुए पहले तो वाइस कैप्टन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर अचानक से काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि मुझसे झूठ तो मत बोलो। उस तरह के किसी पर्सनैलिटी का दोस्त फ्रंट लाइन पर वॉलंटियर क्यों करेगा? तो जिन उसे बताता है कि इस बारे में मुझे भी नहीं पता, और शायद ये चीज अलायंस की हायर अप से भी रिलेटेड हो सकती है। और जिनकी इस बात को सुना ही था, वाइस कैप्टन काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि अब वो इससे आगे तो कुछ नहीं कर सकता था। एंड फिर इसी के साथ से शिफ्ट होता है और हमें सभी लोगों को 7 स्क्वाड के क्वार्टर्स के सामने दिखाया जाता है, जहाँ पर आकर बाकी सभी लोगों का तो रिएक्शन नॉर्मल था, लेकिन जिन काफी ज्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि उसने अपनी पिछली जिंदगी में पूरे 7 साल इसी जगह पर गुजारे थे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि शुक्र है कि हमने मायोगांव के 4 स्क्वाड के साथ इंटरेक्शन नहीं की, लेकिन इस बार में सोचना कि हम सभी को 7 स्क्वाड में ही असाइन किया गया है, ये काफी ज्यादा अजीब है। जिन अपने मन ही मन में सबको सोच रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि पीछे से श्योर पर आते हुए कहता है यहाँ के कुछ मेंबर्स न्यू रिक्रूट्स को थोड़ा सा तंग करते हैं, तो आई होप कि तुम उस चीज को गलत तरीके से नहीं लोगे। जिसे सुनते हुए जिन अपने मन ही मन में अपनी पिछली जिंदगी की उन सभी यादों को याद करने लगता है, जहाँ पर उन सभी लोगों ने उसे काफी ज्यादा ह्यूमिलेट किया था। जिस चीज को याद करके जिन अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि आई डोंट थिंक कि वो सिर्फ तंग करना था, और पिछली जिंदगी में मैंने इसे काफी मुश्किल से इंडोर तो कर लिया था, लेकिन कभी कभार इस कंटिन्यूअस बुलिंग से बचने के लिए मुझे अपने आप को ही मारने का दिल करता था, लेकिन फिर भी दोबारा से 7 स्क्वाड में आकर मुझे काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। एंड फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों 7 स्क्वाड के बाकी सभी मेंबर्स के पास पहुंच चुके थे, जहाँ पर कुछ मेंबर तो स्क्वाड लीडर और जिनका काफी ज्यादा अच्छे से वेलकम करते हैं, लेकिन कुछ नाली के कीड़े जिनकी बहस को देखकर उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं। पिक यहाँ पर क्या कर रहा है? जिसे सुनते हुए एक और बंदा जिनको बेइज्जत करने के साथ साथ अपने स्क्वाड लीडर को भी नहीं छोड़ता। तुझे क्या लगा था हमें कुछ न्यू रिक्रूट्स मिलेंगे? हमारे कैप्टन की तरफ तो देख। जिस चीज को देखते हुए जिनको काफी ज्यादा गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन फिर भी अपने मन ही मन में सोचने लगता है आई थिंक मेरे वेट लूज करने की वजह से ये लोग थोड़ी सी कम बकवास कर रहे हैं। लेकिन तभी जनरल से श्योलबंग जिनको उन सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताते हैं कि ये सोनो क्लैन की तरफ से आया हुआ उनका 3rd सन है, तो तुम सभी लोग फ्रंट लाइन पर एडजस्ट होने में इसकी मदद कर देना। लेकिन सोनो क्लैन के बारे में सुनने के बाद वो तीनों कुत्ते जिनके पास आते हुए और भी जोर जोर से भौंकना शुरू कर देते हैं। ओ अच्छा, तो तुम सोनो क्लैन के वही 3rd यंग मास्टर हो जिसे कि एक इंसान से ज्यादा एक पिग माना जाता है, और इसी तरह की और भी ज्यादा बकवास करने लगते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुझ जैसा कोई पिग भी अपना वेट लूज कर सकता है। वैसे एक सलाह दूं, तुझे अपना वेट दोबारा से बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो हम तुझे डिबोनिक ह्यूमंस के सामने किसी बेर के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और इस चीज को सुनने के बाद भी कैप्टन का कोई रिएक्शन नहीं होता, जैसे सारा उसकी कोई अथॉरिटी ही नहीं है। लेकिन पीछे की तरफ बैठे हुए कुछ दूसरे लोग इस चीज को सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे, मगर हम देखते हैं कि अचानक से जिन हंसते हंसते उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है। मोचन, तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। तो उस लड़के के काफी ज्यादा हैरान होकर पूछने पर कि क्या तुम मुझे जानता है? तो जिन उसे बताता है कि हाँ, लेकिन पहले तुझे पीटने की जरूरत है। ये कहते ही उसे अपनी तरफ खींचने के बाद एक ही झटके में उसके ऊपर काफी ज्यादा अटैक्स कर देता है, और फिर एक ही जोरदार किक में उसे नीचे की तरफ गिरा दिया, और कुछ ही सेकंड्स में जिन ने उसका मार मार कर कुत्ता बना दिया था। जिस चीज को देखते हुए दूसरा कुत्ता कहता है कि अबे ये तू क्या कर रहा है? जिस पर जिन हंसते हुए कहने लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो एक कचरा हूँ ना, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता हूँ। जिस चीज को सुनने के बाद बाकी बच्चे दो कुत्ते काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। एंड फिर इसी के साथ साथ जिन भी अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि इस बंदे को सबक सिखाने से दूसरे लोग भी काफी ज्यादा डर चुके हैं, लेकिन क्या मुझे इन्हें भी पीटना चाहिए? लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे की तरफ
से कोई आते हुए कहता है क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। और इस आवाज को सुनने के बाद जिन के चेहरे पर भी एक अजीब सी स्माइल आ गई थी। ओह, तो सबसे बड़ा कुत्ता यहाँ पर आ चुका है। और जिन को उसके सवाल का जवाब ना देते हुए देखकर वो पर्सन काफी ज्यादा गुस्सा होकर उससे पूछने लगता है कि मैंने तुझसे पूछा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन जिन अपने मन ही मन में यही सोच रहा था कि फाइनली कुत्तों का सरदार यहाँ पर पहुँच चुका है। और फिर अचानक से उसे ग्रीटिंग करते हुए अपना इंट्रो देने के बाद बताता है कि जिस वक्त मैं यहाँ पर आया था तो मैं काफी अच्छा बनकर इन्हें ग्रीट कर रहा था, लेकिन ये लोग मुझे पिक और फकिंग ट्रैश कहकर बुलाने लगे, जिस पर मुझे गुस्सा आया और मैंने इन्हें थोड़ा सा सबक सिखा दिया। और जिनकी इस एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद वो पर्सन भी अपना इंट्रो देते हुए बताता है कि मैं जोंगचंग सेक्ट से जू टेक्यूंग हूँ। जिस चीज को सुनते हुए जिन अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया था ये यहाँ पर आते हुए मुझसे फाइट नहीं कर रहा, क्योंकि जोंगचंग हेरिटेज की प्राइड के चलते ये इन गधों की वजह से किसी के साथ फाइट नहीं लेना चाहेगा। एंड फिर इसी के साथ हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है जिसका नाम जो टेक्यूंग है और इसे जोंगचंग सेक्ट का स्वॉर्ड फ्लाई कहा जाता है। और जोंगचंग सेक्ट का एक डिसाइबल होने की वजह से इसकी प्राइड कुछ ज्यादा ही ऊंची है, क्योंकि ये एक ऐसा कुत्ता है जो कि चीफ स्योलपंग के नीचे होने के बावजूद भी उनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता। और जिनकी पिछली जिंदगी में ये 4 बंदे 7 स्क्वाड में एक कैंसर बन गए थे। और इसी के साथ जिनकी थोड़ से हमें पता चलता है कि इसकी पिछली जिंदगी में इसकी प्रेमिका इसी बंदे की वजह से मारी गई थी, मगर इस बार क्योंकि जिन्हें इस हिस्ट्री को दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहता था तो इसीलिए ये बार बार इस बंदे से फाइट लेने की कोशिश कर रहा है। मगर क्योंकि इस पॉइंट पर ये बंदा जिनसे काफी ज्यादा ताकतवर है तो इसीलिए इस बंदे से लड़ने में जिनको काफी ज्यादा तकलीफ आएगी, तो इसलिए ये ज्यादा जल्दी ना करते हुए चीफ स्योलपंग का इस्तेमाल करते हुए इसे प्रोवोक करने के बारे में सोच लेता है। और फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि स्योलपंग जूडेलाल को बताता है कि 2 फीमेल रिक्रूट्स ने भी हमारा 7 स्क्वाड ज्वाइन किया है, तो अगर हो सके तो रात को उन्हें हाय हेलो कर देना। मगर स्योल की इस बात को सुनने के बाद ये बहनचोद एम ही फजूल में गुस्सा होने लगता है और फिर पता नहीं किस अगड़ में आगे की तरफ चलने लगा, जिस चीज को देखते हुए जिन भी उसे अपने मन ही मन में गाली दे रहा था। और फिर अचानक से भोला बनते हुए कहता है ओ हाँ, इस बार में सोचा जाए तो तुम वही सीनियर ब्रदर जूडेलाल हो ना, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप जोंगचंग सेट के वही स्वॉर्ड फ्लाई हो ना, और स्वॉर्ड फ्लाई ऑफ जोंगचंग यानी कि जोंगचंग का कीड़ा या फिर सांप। और जिनको अपने आप को एक कीड़ा बुलाता हुआ देखकर जूडेलाल काफी गुस्सा हो गया था। तूने अभी क्या कहा? तो जिन हंसते हुए कहता है स्वॉर्ड फ्लाई ऑफ जोंगचंग ये तुम्हारा टाइटल नहीं है, लेकिन मैंने तो यही सुना था। तो जूडेलाल अपना स्वॉर्ड निकालते हुए कह रहा था तूने अपना होमवर्क सही तरह नहीं किया तो इसी वजह से अब तू मरेगा। लेकिन इससे पहले कि जूतेलाल जिन पर हमला कर पाता हम देखते हैं कि जिन स्योलपंग की वजह छुपते हुए कह रहा था ओह नो, आप ये क्या कर रहे हो सीनियर ब्रदर जूतेलाल। तो जूटेलाल जिसे कि काफी ज्यादा गुस्सा आया था वो स्योलपंग को साइड पर हटने को बताने लगा, साथ हट जा स्योलपंग दादी डैश डैश डैश। तो स्योलपंग उसे बताने लगता है कि ये अभी भी यहाँ पर आया है तो इसे इस चीज के बारे में नहीं पता, तो इसे इस बार जाने दो। और इसी के साथ अगर तूने अपनी स्वॉर्ड ड्रा की तो तू अपनी लाइन क्रॉस कर जाएगा, और अगर तू नहीं चाहता कि मैं एक्शन लूं तो अपनी स्वॉर्ड बाहर मत निकालियो। जिस पर जूडेलाल को गुस्सा तो काफी तरह आया हुआ था, लेकिन फिर भी अपनी स्वॉर्ड छोड़ते हुए कहता है जैसा कि यहाँ पर रूल है कि एक सेकंड रैंक फर्स्ट रैंक को बेइज्जत नहीं कर सकता, तो इसलिए इसे कुछ न कुछ तो देना होगा। तो क्या स्योलपंग तो मुझे अब भी यहाँ पर रोकना चाहता है? और क्योंकि जिनका जूडेलाल को प्रोवोक करने वाली स्कीम चल गई थी तो वो अचानक से पीछे की तरफ से उभरते हुए जूडेलाल से माफी मांगने लगा, और इस माफी का एक्सक्यूज ये देते हुए कि वो कुत्ते हमारे कैप्टन से काफी ज्यादा रूडली बिहेव कर रहे थे, तो इसीलिए मैंने इसे थोड़ा सा पीट कर इसे एक छोटा सा सबक सिखा दिया। और मुझे नहीं लगा था कि हमारे सीनियर ब्रदर जूडेलाल इसी वजह से ही काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। और जिनकी इस बात को सुनने के बाद जूडेलाल और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और इसी के साथ 7 स्क्वाड में मौजूद कुछ अच्छे पर्सन जिनकी इतनी ज्यादा हिम्मत को देखकर उसे प्रेज कर रहे थे। और इसी के साथ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन अभी भी जूडेलाल को काफी ज्यादा बेइज्जत करने में लगा हुआ था कि ये तो कभी भी हमारे चीफ की पावर लेवल के करीब भी नहीं पहुंच सकता, लेकिन अगर मेरी बात की जाए तो मैं 1 या 2 महीने में सरपास कर जाऊंगा। और जिनका ये कहना था जूडेलाल और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, तूने अभी क्या कहा, एक बार दोबारा बोल के देखी जरा। तो जिन फिर भी चिल्लाते हुए कहता है कि अगर मैं ये दोबारा बोल भी दूंगा तो तू मेरा कर क्या लेगा। देन जूडेलाल उसे चुनौती ही दे देता है कि आज से 3 महीने के बाद हम दोनों फाइट करेंगे, और अगर तू उस फाइट में हारा तो तुझे अपनी जान लेनी होगी। इस चीज को सुनने के बाद जिन अभी भी चिल्लाते हुए कह रहा था वेरी वेल, लेकिन अगर मैं तुमसे जीत गया तो तुम क्या करोगे। तो जूडेलाल बिना किसी खौफ के कहता है कि अगर तुम जीत गए तो तुम मुझे मार देना। और जूडेलाल की इस ऑफर को सुनने के बाद जिन अनफॉर्चुनेटली इस चीज के लिए मना कर देता है, हम तुम्हारे जैसे किसी वेरिएबल कॉमरेड को इस तरह मार तो नहीं ना सकते, तो इसीलिए अगर मैं जीत जाता हूँ तो उस वक्त के बाद तो मुझे अपना एल्डर ब्रदर मानना शुरू कर देगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये ऑफर सबसे बेस्ट रहेगा। जिनकी इस बात को सुनने के बाद जूडेलाल को गुस्सा तो काफी ज्यादा आता है, लेकिन फिर भी जिनकी इस बात पर मान गया था। लेकिन फिर वहाँ से जाते जाते जिनको धमकी देकर जाता है कि मैं उस फाइट में तुझे काफी ज्यादा जलील करने वाला हूँ, और जूडेलाल का वहाँ से जाने था उसके पीछे पीछे उसके चमचे भी चले जाते हैं। और फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि ये सारा ड्रामा खत्म होता है, और जिनकी इस करतूत को देखने के बाद उसकी पिछली जिंदगी का एक दोस्त जोर जोर से हंसने लगा, और अचानक से ये जिनका दोस्त बनने को कह देता है क्योंकि उसे जिन काफी ज्यादा पसंद आया। और जिनका जूडेलाल की बेइज्जती करने की वजह से इसका इतना ज्यादा खुश होने का रीजन जिन हमें बताता है बीसायोंग, यानी कि इस लड़के का नाम जो कि काफी ज्यादा अजीब है, तो मैं इसे जिनका दोस्त कहूंगा। जिन हमें
बताता है कि बीसा योंग बी जोंग उन सेक्ट का डिसाइबल था, जिनके कल्ट को सुप्रीम ब्लड एम्परर ने खत्म कर दिया था। और ये जूडीलाल की बेइज्जती होने की वजह से इसलिए खुश है क्योंकि वो इस सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने वाले सेक्ट से जुड़ा हुआ है। और इसी के साथ वो बड़ा लड़का भी हंसते हुए कह रहा था कि जैसे ही मैंने तुझे देखा था तो मुझे पसंद आ गया था, तो इसलिए हम तीनों को दोस्त बन जाना चाहिए। और हाँ, इस लड़के का नाम बेजोंग वान है, जिसे कि मैं उसे ग्वान कहने वाला हूँ। और अपने पिछले लाइफ के दोस्तों को दोबारा से पाकर जिन काफी ज्यादा खुश हो चुका था, लेकिन इस जिंदगी में अपने दोस्तों से दोबारा मिलने की खुशी के साथ साथ वो इस चीज को भी डिसाइड कर लेता है कि वो इन दोनों को दोबारा से मरने नहीं देगा। जिन अपने मन ही मन में ये सब कुछ सोच रहा था, तभी अचानक से हम देखते हैं कि सोल पंग जिनकी चिंता करते हुए पूछने लगता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उसे हरा सकते हो, क्योंकि बेशक उसे शॉर्टफ्लाई कहा जाता है, लेकिन फिर भी वो कोई ऐसा ओपोनेंट नहीं है जिसे कि लाइटली लिया जाए। और इन सभी बातों को सुनने के बाद जिन सोल पंग को उसे ट्रेन करने को कहने लगता है, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी कह देता है कि इस ट्रेनिंग को इतनी ज्यादा मुश्किल भी मत बनाना कि मैं मर ही जाऊं, और अगर हो सके तो मुझसे कैजुअली बात करो, क्योंकि मैं आपका स्क्वाड मेंबर हूं और आपसे बड़ा भी नहीं हूं, तो इसीलिए प्लीज। और जिन इन सभी बातों को सुनने के बाद पहले तो सोल पंग काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन फिर एक स्माइल के साथ वो भी उससे कैजुअली बात करने लगा कि जैसा कि अब तूने मुझे क्या ही दिया है कि तुझे इतनी ज्यादा पुश करूं, तो फिर बाद में अपनी हालत का जिम्मेदार मुझे मत ठहराना। लेकिन तभी अचानक से इन दोनों की कॉर्नर में जिनका दोस्त कूदते हुए कह रहा था, अबे तुझे नहीं पता कि चीफ की ट्रेनिंग कितना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो ट्रेनिंग सिर्फ कोई पीक लेवल का मास्टर ही हैंडल कर सकता है। हम जैसे लोग तो उस जैसी ट्रेनिंग को बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूँ पीछे हट जा। लेकिन बीक इन सभी बातों को सुनने के बाद जिन एक स्माइल के साथ अपने मन ही मन में सोच रहा था, हाँ, मैंने इस ट्रेनिंग को अपनी पिछली जिंदगी में भी इंड्योर किया हुआ है, तो इस जिंदगी में भी कर ही लूंगा, लेकिन इसी के साथ साथ तुम लोगों को भी ये ट्रेनिंग करवाऊंगा। अपने मन में ये सोचते हुए अचानक से बीक को कहता है, पहली नजर में मुझे लगा था कि तू एक असली मर्द है, लेकिन जैसा मैंने सोचा था तुम्हारे पास उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट भी नहीं है। यानी कि सिंपली जिन उसे पंप करने की कोशिश कर रहा था, जिस पर वो पंप हो भी जाता है और घबराते हुए सही, लेकिन फिर भी उसे कह रहा था मैं एक असली मर्द हूँ जो कि दुनिया की किसी चीज से नहीं डरता। तो जिन कहता है, अच्छा सच्ची? धन भी जोश में इस ट्रेनिंग को लेने के लिए मान जाता है, और गॉन भी अपने दोस्तों को इस तरह इस ट्रेनिंग में हिस्सा लेता हुआ देखकर इस ट्रेनिंग में हिस्सा लेने के लिए मान जाता है। और फिर इसी के साथ उन लोगों को अपने ड्रीम के बारे में बताता है, जो कि एक्सट्रीमली अल्टीमेट हार्ड बॉडी को अचीव करना है, ताकि उस आयरन जैसी बॉडी का इस्तेमाल करते हुए उन कर्टिस को मार सके। जिसके ड्रीम के बारे में सुनते हुए जिन उसे काफी ज्यादा चेरिश कर रहा था, और इस मौके का फायदा उठाते हुए जिन उसे अपनी आयरन बॉडी मार्शल आर्ट सिखाने के बारे में कहने लगता है। इसको सुनने के बाद गॉन थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुका था, हैं सच में? और गॉन को इतना ज्यादा कंफ्यूज होता हुआ देखकर अचानक से चीफ भी आगे आते हुए कहता है, अगर इस बारे में सोचा जाए तो ये बंदा तुम्हारे जैसा ही है, तो तुम्हें इसे इस चीज के बारे में सिखा ही देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे जैसे कोई और होगा तो तुम दोनों में कंपटीशन बिल्ड हो जाएगा कि किस की उन कल्टिस्ट के खिलाफ ज्यादा हार्ड है। और इस चीज को सुनने के बाद अचानक से गॉन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि क्या सच में तुम ऐसा करना चाहते हो? तो जिन अपने मन में ये सोचते हुए कि हाँ मैं करना तो चाहता हूँ, लेकिन इसके पीछे का असली रीजन नहीं बता सकता। और फिर उसी वक्त एक मनगढ़ंत कहानी बनाते हुए कहता है कि मैं अपनी बॉडी को इतना ज्यादा हार्ड करना चाहता हूँ कि अगर मुझे किसी तोप से फायर किया जाए तो मेरी बॉडी एक गोला बारूद की तरह उन कल्टिस्ट के ऊपर बरसे और उन्हें तबाह कर दे। और वैसे ये कितनी ज्यादा अमेजिंग होगा कि हम लोग हवा में उड़ पाएंगे। जिस चीज को इमेजिन करने के बाद गॉन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, एक कैनन बॉल और उनके कीचड़े करना। लेकिन ये नबी भी हंसते हंसते कह रहा था कि उसके बाद मार्शल वर्ल्ड मुझे आयरन गोड मीटियोर या फिर डायमंड फ्लाइंग स्टार कहेगी। जिन सभी चीजों को सुनने के बाद गॉन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था, जिस चीज को देखते हुए जिन भी हंसते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है, चलो फाइनली ये चीज खत्म हुई। एंड फिर इसी के साथ शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो सारे जंगल में पहुंच चुके थे, लेकिन क्योंकि बी ने वेट जैकेट भी डाल रखी थी तो उसे देखते हुए ग्वान और जिन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो बी उन्हें बताता है कि बी जोंगवून सेक्ट का डिसाइबल होने की हैसियत से मैं ये तो कर ही सकता हूँ। इस चीज को देखते हुए जिन अपने मन में सोचते हुए कि ये ट्रेनिंग मेरे लिए बिना वेट के ही इतनी ज्यादा मुश्किल है, तो इस वेट को डालने के बाद तो काफी ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। फिर काफी ज्यादा जोश के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए कह रहा था, आगे मैं जाऊंगा, लेकिन अपनी बुरी किस्मत के चलते जैसे उसने एक टहनी पर पैर रखा तो वो टहनी टूटकर जिन नीचे गिर जाता है। लगता है कि मुझे ट्रेनिंग थोड़ा सा वेट लूज करने के बाद करनी चाहिए। एंड फिर के साथ में एक पूरा महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि सिर्फ 1 मिनट रनिंग करने की वजह से बीसा की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन फिर इसी के साथ में बताया जाता है कि बीसा के सेक्ट के डिक्लाइन हो जाने के बाद ये फ्रंट लाइन पर आ गया था, लेकिन किसे पता था कि उसकी मुलाकात किसी ऐसे बंदे से हो जाएगी जिसका सेक्ट ही बीसा के सेक्ट के डिक्लाइनिंग के पीछे था। और अपनी ओरिजिन के बारे में बताते हुए उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि जूतेलाल को इस वजह से जरा सा भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक सेकंड ग्रेड के मार्शल आर्टिस्ट से फर्स्ट ग्रेड का स्वॉर्ड मास्टर क्यों ही माफी मांगेगा। लेकिन फिर भी उसे लगा था कि इस चीज की वजह से उसे थोड़ा बहुत गिल्ट तो होगा ही। लेकिन इन सब चीजों को सुनने के बाद जूडीलाल का हंसता हुआ रिएक्शन देखकर बीसा योंग गुस्सा होकर जूडीलाल पर हमला करना चाहता था, लेकिन कोई सेकंड ग्रेड का मार्शल आर्टिस्ट किसी फर्स्ट ग्रेड का मार्शल आर्टिस्ट को नहीं हरा सकता, क्योंकि सेक्ट के डिक्लाइन हो जाने की वजह से सीक्रेट सेक्ट की इंटरनल कल्टीवेशन खो चुकी थी, और बिना किसी प्रॉपर कल्टीवेशन के कोई भी फर्स्ट ग्रेड का मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन सकता। और एक सेकंड ग्रेड का मार्शल आर्टिस्ट होने की वजह से वो किसी भी क्वीनिंग स्पिरिट को नहीं हरा सकता था। और जैसा कि
सब लोगों को पता है कि हर पावरलेस बंदे के साथ अनफेयर ही होता है, तो बीसायोंग के साथ भी यही होने लगा। लेकिन फिर भी बिना किसी गोल के इस जगह पर सर्वाइव करने की कोशिश करता रहा, जब तक एक क्रेजी बंदा इनकी स्क्वाड में आ नहीं गया। और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना जिन ही था, जो बंदा कोई इतना ज्यादा ताकतवर भी नहीं, मेनली एक साइलेंट रेड का मार्शल आर्टिस्ट, जिसकी बॉडी को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये कोई मार्शल आर्टिस्ट भी है। और पहले ही दिन उसने जूडेला से फाइट कर ली, जिस चीज को देखकर बीसायोंग काफी ही ज्यादा हैरान हो गया। और ना कि उसका दोस्त बना, बल्कि इसी के साथ साथ प्रोवोक होने के बाद उसके साथ ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करने के बारे में भी सोच लिया। मगर उस ट्रेनिंग के अगले ही दिन उसे रियलाइज हुआ कि वो एक काफी बड़ी मुश्किल में पड़ चुका है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस ट्रेनिंग की वजह से बी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अगर मैंने उस ट्रेनिंग में हिस्सा लेने के लिए ना माना होता तो इस वक्त मैं इस तरह सब्र नहीं कर रहा होता। लेकिन फिर अपने कैप्टन को आंखों पर बत्ती बांधने के बाद इस तरह की ट्रेनिंग करता हुआ देखकर फिर से काफी ज्यादा पुरजोश हो जाता है। मैं उस मोटर से नहीं हार सकता, लेकिन अपने कैप्टन के साथ कीप अप करना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन डैम इट, अगर मैं मर भी जाऊं फिर भी मैं गिव अप नहीं करूंगा। अपने मन में ये सोचने के बाद वो दोबारा से इस ट्रेनिंग को कंटिन्यू करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अचानक से पीछे की तरफ से कोई जानी पहचानी आवाज उसका नाम पुकारने लगी। इसकी तरफ जब उसने देखा तो हम देखते हैं कि उसे बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि अपना जिन ही था, जो कि इस एक महीने की ट्रेनिंग की वजह से काफी ज्यादा पतला हो चुका था। तो इतनी सी ट्रेनिंग की वजह से दोबारा से फ्रस्ट्रेट हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं तुझे चेरिश करता हूँगा। और जिनको इतना ज्यादा पुरजोश देखकर भी अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि मैं इस बास्टर्ड को अपने से जीतने नहीं दे सकता, क्योंकि ये भी मेरी तरह ही सेक्रेट रेड का मार्शल आर्टिस्ट है। लेकिन इसी के साथ साथ ये मेरी तरह ही सीक्रेट सेट की मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मुझसे भी ज्यादा वेट उठा रहा है। इस भड़वे ने मुझे कहा था कि इसने आज से पहले किसी भी मूवमेंट टेक्निक को नहीं सीखा, और ट्रेनिंग शुरू होने के 3 दिन बाद ही ये मेरे पास उस टेक्निक को सीखने के लिए आ गया था, जिसके एक्सचेंज में ये मुझे एक इंटरनल कल्टीवेशन मेथड सिखाने वाला था। और इसी के साथ साथ ये एक पहला पर्सन है जिसने सीक्रेट सेट की मूवमेंट टेक्निक को काफी आसानी से सीख लिया है। लेकिन फिर भी मैं इस तरह से किसी बादशाह से नहीं हार सकता। ये कहते हुए भी पूरे पुरजोश के साथ अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू कर देता है। और फिर इसी के साथ हमें बताया जाता है कि सुबह की उस इतनी बड़ी दौड़ के बाद वो सभी लोग अपनी एनर्जी सर्कुलेट करते हैं, और ब्रीथ रेगुलेशन के बाद सभी लोग वेपन ट्रेनिंग करते हैं। और फिर दोपहर के खाने के बाद ये तीनों बंदे एक्सटर्नल मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते हैं। और फिर रात होते ही सभी स्क्वाड मेंबर एक दूसरे से स्पार करके अपनी फाइटिंग एक्सपीरियंस को बढ़ाते हैं, और हर रोज यही साइकिल रिपीट होता रहता है। और फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन और गुआंग अपनी सुबह की ट्रेनिंग को खत्म करने के बाद जोर जोर से हाँफ रहे थे, और इन दोनों को इतना ज्यादा थका हुआ देखकर एक लेडी उन दोनों से इस चीज का रीजन पूछने लगती है। वो उसे बताते हैं कि हम दोनों आज ज्यादा वेट के साथ भाग कर आए हैं ताकि अपनी स्पीड को बढ़ा सके। एंड इसी के साथ जिन थोड़ा बहुत नर्वस होते हुए बता रहा था, मैंने ये चीज इसी वजह से की है क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी ट्रेनिंग सफिशिएंट नहीं है। तो वो लेडी भी जिनको कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहती है कि ट्रेनिंग करने के साथ साथ हर रोज बंदा और भी ज्यादा ताकतवर होते रहता है, और क्योंकि आप ऐसा ऐसा करके अपनी ट्रेनिंग की डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जा रहे हो तो यंग मास्टर स्टोन वो आपस में काफी अमेजिंग हो। तो जिन भी थोड़ा बहुत ब्लश करते हुए इस चीज के लिए उसका शुक्रिया अदा करने लगता है। और फिर इसी के साथ हमें मोहतरमा के बारे में बताते हुए कहता है कि ये यंग लेडी नासियो यू है, जो कि मुझे मेरी पास्ट लाइफ में काफी ज्यादा पसंद थी, क्योंकि जब सभी लोग मुझे पिक कह कर चढ़ाते थे तो ये काफी ज्यादा अच्छे से मेरे साथ बात करती थी, जिस चीज की वजह से मैं इनके प्यार में पड़ गया था। और पिछली जिंदगी में इनकी मौत हो जाने की वजह से मैं अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार मैं इन्हें मरने नहीं दूंगा, क्योंकि जैसा कि मुझे लिन ने बताया था कि जगह पर काफी ज्यादा मास्टर्स हैं, तो सभी स्क्वाड मेंबर आराम से अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं। और फिर इसी के साथ हमें बताता है कि लिन की कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इतनी ज्यादा ताकतवर है क्योंकि एक दिन तो इसने काफी ज्यादा बोल्डली हमारे साथ एक्सटर्नल मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने के बारे में कह दिया था। खैर प्रिमोडियल इन्फिनिटी आर्ट और जॉन वोक्लान की 13 स्वॉर्ड के बारे में सीखते सीखते पिछली जिंदगी के मुकाबले में मेरी ग्रोथ रेट काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसी के साथ स्विफ्ट रिजॉल्व कल्टीवेशन मेथड जो कि मैंने बी को दिया है, इस चीज की वजह से इसकी प्रोग्रेस भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसी के साथ दूसरी तरफ गुआंग भी इंडिस्ट्रक्टिबल डायमंड बॉडी टेक्निक को सीख रहा है, ना कि अपनी पिछली जिंदगी की तरह सिर्फ एक्सटर्नल मार्शल आर्ट सीख कर बिल्कुल ही नकारा बन रहा है। और फिर इसी के साथ हमें डायमंड इंडिस्ट्रक्टिबल सेक्ट के बारे में बताने लगता है कि एक ऐसा सेक्ट जो कि अपनी इनर और आउटसाइड बॉडी दोनों को ट्रेन करता है ताकि किसी डायमंड जैसी इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी को ही हासिल कर सके। बताया तो मैंने उसे यही था, लेकिन एक्चुअल में इस तरह का तो कोई सेक्ट है ही नहीं। असल में मैंने जो गुआंग को दिया है वो शाओलिन की आयरन एयरहेड कल्टीवेशन मेथड है, जिसमें मैंने कुछ और भी ज्यादा चीजें ऐड कर दी ताकि इसका मोराल बढ़ सके। और फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि उन्हें यहाँ पर ट्रेनिंग करते हुए एक और महीना बीत जाता है, जहाँ जिन हमें बताता है कि अगर मेरा अंदाजा सही है तो इस टाइम के दौरान एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होने वाला है, क्योंकि अचानक से यहाँ पर कुछ 50 से भी ज्यादा क्यूनिक स्पिरिट अपेयर हो जाएंगी। और क्योंकि अब तक शोरिंग ड्रैगन कोर्प्स के किसी भी कमांडर या फिर उनकी स्क्वाड ने 5 या फिर 6 से ज्यादा इन क्यूनिक स्पिरिट का मुकाबला नहीं किया था, अचानक से इतने बड़े नंबर में इन क्यूनिक स्पिरिट का यहाँ पर अपेयर हो जाने की वजह से एक पूरी की पूरी स्क्वाड ही खत्म हो जाएगी। और मुझे नहीं पता कि ये इंसिडेंट किस वजह से हुआ था, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद फ्रंटलाइन की सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता करके खराब होना शुरू हो गई थी। लेकिन मेरे करंट स्टेटस और मार्शल आर्ट के चलते मैं कुछ कर भी नहीं सकता और ना ही इस फ्यूचर के बारे में किसी को बता सकता हूँ। और ये चीज सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ कि ये चीज कितनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होगी कि तुम्हें इस चीज के बारे में पता है कि ये चीज होने वाली है, लेकिन फिर भी तुम इस चीज के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। एंड फिर इसी के साथ से शिफ्ट होता है और हमें सोरेन ड्रैगन कोर्प्स के ब्रांच के कमांडर और उसकी स्क्वाड को दिखाया जाता है, तो कि अपने स्क्वाड के साथ कहीं पर जा रहा था, लेकिन क्योंकि रास्ते में उसे काफी ज्यादा मच्छर तंग करने लगे तो वो अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के सभी मच्छरों को
मार देता है, जिस चीज को देखते हुए एक लड़की उसकी काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है। वाओ, आप तो कितने ज्यादा अमेजिंग हो यार। जिस बोर्ड रेन डांस टेक्निक थी ना, और इतनी सी तारीफ को सुनकर उनका कैप्टन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। किंग्स इंसर्ट का डिसेबल होने की वजह से ये तो एक बेसिक टेक्निक होती है। और जहाँ पीछे की तरफ ये बंदा इस चीज की वजह से काफी ज्यादा खुश हो रहा था, उसके स्क्वाड मेंबर आपस में गॉसिप करने लगते हैं कि हमारा कैप्टन इतना ज्यादा ताकतवर है, तो फर्स्ट स्क्वाड का लीडर कितना ज्यादा ताकतवर होगा। तो इन बातों को सुनते हुए एक बंदा उसे जवाब देता है कि फर्स्ट स्क्वाड मेंबर तो काफी ही ज्यादा ऊंचे लेवल के है, और हमारे कैप्टन को उस जैसे किसी महान शख्सियत से कंपेयर करके उनकी बेइज्जती तो मत करो, क्योंकि हमारे कैप्टन उस ड्रैगन के सामने सिर्फ एक बंदर है। और इसी तरह बेइज्जती को सुनने के बाद वो अपने स्क्वाड मेंबर को काफी ज्यादा गुस्सा होकर बता रहा था कि वो एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि अपनी 20s में ही पीक लेवल का मास्टर बन चुका है, उसको तो मैं अपने जैसा कोई ह्यूमन कंसीडर भी नहीं कर सकता। एंड इसी तरह वो अपने कैप्टन को चिढ़ाने वाली बातें करते रहते हैं, लेकिन इन सभी लोगों की बातों के दौरान अचानक से वो कैप्टन काफी ज्यादा सतर्क हो गया। सभी लोग चुप कर जाओ, जल्दी से डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाओ। एंड इसी के साथ हम देखते हैं कि उस स्क्वाड की तरफ एक बहुत बड़ा क्यूरिंग स्पिरिट का झुंड बढ़ रहा था। इसे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर उनका कैप्टन क्यूरिंग स्पिरिट की तरफ बढ़ते हुए कहने लगा, वाइस कैप्टन जल्दी से उस सिग्नल को फायर करो। ये कहने के साथ ही वो कुछ क्यूरिंग स्पिरिट को तो मार देता है, लेकिन अगले ही समय कुछ दूसरी क्यूनिक स्पिरिट उस पर हमला भी कर देती हैं। और इन क्यूनिक स्पिरिट की इतनी ज्यादा तादाद को देखकर वो कैप्टन काफी घबरा कर उन सभी लोगों को रिटेट करने को बता देता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो आई होप तुम लोगों ने वीडियो को एंजॉय जरूर से किया होगा, क्योंकि इस पॉइंट तक पहुंच चुके हो और वीडियो को एंजॉय नहीं किया होगा तो दूर फिटे मुंह। खैर, अगर तुम लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज से कर देना, और कम से कम भी 50 कमेंट्स भी जरूर से कर देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।